हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पर। आज हम उत्तराखंड का एक और प्रमुख वंश पढ़ने वाले हैं और कंप्लीट वंश इसको पढ़ेंगे हम। ठीक है, पहले राजा से लेके आखिरी राजा तक। जैसे हमने कुमाऊं का चंदवंश पढ़ा था वैसे ही इसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चंदवंश नहीं देखा है तो आप उसको प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, तब जाके आपको ये और थोड़ा अच्छे से समझ में ये आएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, परमार वंश के बारे में बोला जाता है कि परमार वंश का जो संस्थापक था वो था कनकपाल। देखिए, कहीं इतिहासकार सोनपाल को भी संस्थापक मानते हैं, लेकिन आपको ध्यान है आयोग ने आंसर माना है कनकपाल को, तो हम कनकपाल को ही लेकर चलते हैं। कनकपाल 888 ईस्वी में गढ़वाल में आता है। गढ़वाल में तो ये पहले आ जाता है। 888 ईस्वी में ये यहाँ पर परमार वंश की या परमार वंश की स्थापना कर देता है। ठीक है, अब कैसे होती है स्थापना देखिए। सबसे पहले ये आया कहाँ से था? कुछ बोलते हैं कि ये धार नगरी गुजरात से आया था, जबकि कुछ ने कहा है कि ये मालवा देश या मालवा प्रदेश से ये आया था। ठीक है, लेकिन आयोग धार नगरी मानता है, हम इसी को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो धार नगरी गुजरात से कनकपाल आया था यहाँ पर उत्तराखंड में, और उस समय यहाँ पर एक कत्यूरी राजा था भानु प्रताप। भानु प्रताप यहाँ पर राज कर रहा था, और उसने जब कनकपाल को देखा तो फिर कनकपाल उसको थोड़ा अच्छा लगा, तो उसने अपनी बेटी का विवाह कनकपाल के साथ कर दिया और उसको देवलगढ़ का जो राज्य था, अपना जो गढ़ था उसका देवलगढ़, वहाँ का उसको शासक बना दिया, या बोल सकते हैं दहेज में उसको चांदपुर गढ़ दे दिया। ठीक है, तो चांदपुर गढ़ को अपनी राजधानी बनाया कनकपाल ने, भानु प्रताप की पुत्री से शादी करी और धार नगरी गुजरात से आया था। ठीक है, और परमार वंश का संस्थापक था और स्थापना इसने 888 ईस्वी में करी। ठीक है, तो कनकपाल से आपके इतने सभी प्रश्न बनते हैं। परमार वंश का आदि पुरुष किसको बोला जाता है? अगर ऐसा प्रश्न आता है तो वो कनकपाल को ही बोला जाता है। ठीक है, परमार वंश का आदि पुरुष किसको बोला जाता है? कनकपाल को। अब देखिए, कनकपाल के बाद क्या हुआ? कनकपाल के बाद कई सारे अन्य राजा आए, जैसे श्यामपाल आया दूसरा राजा, फिर पदुमपाल आया, अभिगत पाल आया, सिगतपाल आया, बहुत सारे राजा आए। वो इतने महत्वपूर्ण राजा नहीं थे। ठीक है, कहीं इतिहासकारों ने तो उनको काल्पनिक ही माना है, उनको छोड़ ही दिया कि उसके बाद तो कोई आया ही नहीं। ठीक है, कनकपाल के बाद सीधा सोनपाल या अजयपाल पे वो चले गए। अब हमारे लिए जो महत्वपूर्ण दूसरा राजा है वो है सोनपाल। 24वें नंबर का राजा है सोनपाल। आपको नंबर पूछ सकता है, जैसे सुदर्शन शाह का एक बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अब देखिए सोनपाल के बारे में आपको एक प्रश्न ऐसे बन सकता है। पहली चीज़ देखिए, सोनपाल ने अपनी राजधानी जो थी ये देवलगढ़ से हटाकर ये कहाँ लेकर गया था? भिलंग घाटी में इसने अपनी राजधानी बनाई थी। ऐसे भी बोला जा सकता है कि इस टाइम पे परमार वंश दो भागों में बट गया था, एक देवलगढ़ में राज कर रहा था और एक भिलंग घाटी में चला गया था। अगर आपको पूछेगा कि भिलंग घाटी में परमार वंश का संस्थापक कौन था, तब उसका आंसर सोनपाल होगा। ठीक है, तब अजय वो कनकपाल नहीं आएगा। अगर भिलंग में पूछा जाएगा कौन था तो वो था सोनपाल। ठीक है, सोनपाल ने खसों को पराजित किया और इसीलिए इसे अजयपाल का पूर्ववर्ती शासक भी बोला जाता है, क्योंकि आगे आकर अजयपाल भी खसों को पराजित करेगा, पूरे 52 गढ़ों को जीतेगा। तो ये सारी बातें हैं। ठीक है, तो खसों को पराजित करा किसने? सोनपाल ने, और भिलंग घाटी में लेके गया। इसीलिए आज भी इस घाटी को सोनी भिलंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए ये 24वां राजा है। 24वें राजे के बाद अब जो राजा आएंगे अब वो सभी के सभी राजा कैसे होंगे? 32वें राजा तक वो सभी राजा सोनवंशीय राजा कहलाएंगे। ठीक है, जैसे इसके बाद कौन आएगा? सोनपाल के बाद इसके बाद आता है इसके जो अन्य राजा आएंगे। ठीक है, नाम उसका कोई महत्वपूर्ण इतना है नहीं कि जो पेपर में आएगा, लेकिन सोनपाल के बाद जितने भी राजा आएंगे, आसल देव आएगा, तब मैं आपको बताऊंगा राजधानी वापस देवलगढ़ कब आती है। ठीक है, तो सोनपाल से आपने ये 3 प्रश्न याद रखने हैं। भिलंग घाटी में राजधानी स्थापित करने वाला राजा कौन था? सोनपाल। खसों को पराजित किया सोनपाल ने। ठीक है, अब देखिए इसी क्रम में 24वां राजा सोनपाल था, उसके बाद आता है हमारा लखन देव, या जिसको लक्षण देव भी बोला गया है। ये गद्दी पर बैठा 1310 से लेकर 1330 तक। अब इसने क्या करा? अपने नाम से मुद्राएं छापने वाला ये पहला शासक था। कौन? लखन देव। और देखिए ये अपने नाम से मुद्राएं छाप रहा है, यानी कि ये स्वतंत्र शासक है। स्वतंत्र शासक है तभी तो मुद्राएं अपने नाम की छाप रहा है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये भिलंग घाटी का प्रथम स्वतंत्र शासक है। तो अगर आपको पूछेगा भिलंग घाटी का पहला स्वतंत्र शासक कौन था, तो वो था लखन देव या लक्षण देव। या फिर दूसरा प्रश्न ये बनता है इससे कि अपने नाम की मुद्राएं छापने वाला पहला परमार शासक या पहला परमार शासक कौन था? वो भी लखन देव या लक्षण देव था। ठीक है, इसकी जो मुद्राएं हैं जो इसने छापी या छपवाई, वो टिहरी में पुराना दरबार संग्रह है, जिसका निर्माण किसने कराया था? पुराना दरबार, ये हम आगे पढ़ेंगे। सुदर्शन शाह ने कराया था 1848 में। ठीक है, तो भिलंग घाटी में ये स्वतंत्र शासक था और इसकी जो मुद्राएं वो यहाँ पर रखी गई हैं। ठीक है, अब इसके बाद 28वें राजा लखन देव के बाद आता है अनंतपाल।
अब देखिए अनंतपाल द्वितीय। अब देखिए जो कहानी हमें ये पता चली कि सोनपाल आया, सोनपाल राजधानी भिलंग घाटी लेके गया, फिर भिलंग वहाँ पे जो सोनवंशीय राजा आए सारे, वो सारी बातें कहाँ लिखी गई हैं, धारशिल अभिलेख में वो सारी बातें बताई गई हैं। ठीक है, यानी कि जो भिलंग राजधानी स्थानांतरित करने की जो कहानी है वो सब किसके अंदर उल्लेखित है, धारशिल अभिलेख में। और धारशिल अभिलेख किसका है, ये आपको पूछा जाता है पेपर में कि किस परमार राजा का संबंध धारशिल अभिलेख से है, या किस राजा का जो धारशिल अभिलेख है ये मिला है। तो अनंतपाल द्वितीय का है और परमार वंश का ये 29वां राजा है। ठीक है, यह भी आपको ध्यान में रखना है, अनंतपाल द्वितीय, और इसी का अभिलेख मिला है धारशिल अभिलेख। ठीक है, अब देखिए 29वां राजा हुआ अनंतपाल, उसके बाद आता है 30वां राजा, उसका नाम था पूर्वदेव, फिर अभयदेव आता है, और आखिर में आता है 32वां राजा जिसका नाम होता है जयराम देव, ये जयराम पाल। जयराम पाल ने क्या करा, जयराम पाल अंतिम सोनवंशीय राजा था 32वां, क्योंकि 33वां राजा आता है आसल देव, और आसल देव भिलंग से राजधानी को वापस कहाँ ले जाता है, चांदपुर गढ़ में। तो देखिए भिलंग घाटी में राजधानी कौन लेकर गया, सोनपाल, और वापस कौन लेकर आया राजधानी को, देवलगढ़ चांदपुरगढ़ में, वो लेके आया आसल देव, और ये परमार वंश का 33वां राजा था। ठीक है, 33वां राजा कौन है, वो है आसल देव, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए 34वां राजा आता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण राजा है हमारे लिए। देखिए जगतपाल परमार वंश का 34वां राजा है, और इसका एक अभिलेख मिला है रघुनाथ मंदिर से, और परमार वंश का ये प्राचीनतम जो वो अभिलेख है वो है ये। ठीक है, तो परमार वंश का प्राचीनतम अभिलेख किसका मिला है, वो मिला है जगतपाल का, जो कि परमार वंश का 34वां राजा था। और कहाँ से मिला है, देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से। और कब का है ये, 1455 का है, कहीं कहीं पर 1456 भी दिया गया है, लेकिन आप मान के चलिए 1455 का रहा होगा। ठीक है, तो 1455 का अभिलेख मिला है एक, किसका है, वो है जगतपाल का, और इस अभिलेख के अंदर इसने अपने आप को रजबार कहा है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न, अगला देखते हैं। अब आता है, इसके बाद देखिए 35वां राजा भी आता है, फिर 36वां राजा भी आता है। अब देखिए इतने महत्वपूर्ण वो राजा नहीं थे। 35वां राजा कौन होता है, 35वां राजा होता है जीतपाल। ठीक है, कौन होता है, जीतपाल, महत्वपूर्ण नहीं है। 36वां राजा महत्वपूर्ण है क्योंकि उसी का पुत्र होता है अजयपाल। तो 36वां राजा है आनंदपाल द्वितीय। कहीं पर अनंतपाल बोला गया है, लेकिन जो प्रमुख किताबें हैं, जैसे अगर हम बात करें उत्तराखंड का नवीन इतिहास बोले चाहे या अजय रावत की किताब बोले, उनमें आनंदपाल दिया गया है। ठीक है, कहीं कहीं पर अनंतपाल भी है, लेकिन मैक्सिमम में आनंदपाल है। तो अजयपाल किसका पुत्र था, अजयपाल आनंदपाल द्वितीय का पुत्र था, और आनंदपाल द्वितीय परमार वंश का 36वां राजा था। ठीक है, बस इसलिए यही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अजयपाल का पिता था। अब अजयपाल गद्दी पर बैठा। अब यहाँ से हम थोड़ा डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि इनके बाद अब जो कहानियाँ हैं इनके बारे में वो पाई गई है। ठीक है, उनके सबूत मिले हैं। अभी तक जितने भी राजा मिले थे उनके बारे में उतना सोर्स नहीं थे। अब अजयपाल के बाद लगभग सभी की कहानियाँ हमें पता हैं। ठीक है, थोड़ी थोड़ी बहुत पता है सभी का। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए अजयपाल जो था ये आनंदपाल द्वितीय का पुत्र था, हमने पढ़ लिया, और 1490 में अजयपाल गद्दी पर बैठा। अजयपाल के गद्दी पर बैठने पर जैसे ही ये बैठा, अगले ही वर्ष उस समय जो कुमाऊं का शासक था कीर्तिचंद, उसने अटैक कर दिया गढ़वाल के ऊपर, और 1491 में अजयपाल इससे युद्ध में हार गया। ठीक है, तो बोला जाता है उसके बाद अजयपाल गया, फिर उसने तपस्या करी, कुछ करी, फिर भगवान शंकर ने उसको दर्शन दिया, फिर वरदान, ऐसे कुछ कहानी वहाँ पर बोली जाती है। और फिर अजयपाल वापस आता है 1492 में, और वो पुनः आक्रमण करता है कुमाऊं पर। यहाँ पर आपके दो प्रश्न बनते हैं। देखिए पहला प्रश्न, कुमाऊं का पहला शासक जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया वो कौन था, कीर्तिचंद। गढ़वाल का पहला शासक जिसने कुमाऊं पर आक्रमण किया वो था अजयपाल। ठीक है, तो इन दोनों के ही टाइम पर आपस में जो युद्ध थे वो शुरू हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला, इसने जब 1492 में कीर्तिचंद को हराया, देवघाट को इसने सीमा बनाई, या देवघाट को इसने वहाँ पर अपनी बॉर्डर उसको बनाया। ठीक है, 52 गढ़ों को जीतने वाला एकमात्र शासक कौन था, अजयपाल था। अजयपाल ने जो 52 गढ़ था, आपको पता उस समय गढ़वाल जो था ये 52 गढ़ों में विभाजित हो रखा था, और इन सभी गढ़ों को एक एक करके जीतता गया कौन, अजयपाल। ठीक है, इसीलिए इसको परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक बोला जाता है। ठीक है, देखिए लखनदेव भी स्वतंत्र शासक था, लेकिन वो भिलंग घाटी का स्वतंत्र शासक था। ठीक है, लेकिन अगर परमार वंश का पूछेगा आपको मेनली कि प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था, तो वो था अजयपाल। ठीक है, तो 52 गढ़ों को इसने जीता। ठीक है, कुछ युद्ध के दम पर जीते, कुछ इसने अपनी नीतियों के दम पर जीते, सभी इसने गढ़ जीत लिए, और इसी के बाद जो गढ़पाल शब्द था वो अस्तित्व में आया। ठीक है, गढ़ों को जीत गया इसलिए गढ़, और इनका जो प्राचीनतम नाम है सबके लास्ट में पाल तो लिखा हुआ है, तो पाल इनके साथ में आ गया। ठीक है, तो गढ़पाल शब्द 1515 के टाइम पर बोला जाता है कि अस्तित्व में आया था अजयपाल के टाइम पर। ठीक है,
अगला पॉइंट क्या कहता है, देखिए सिकंदर लोदी के समकालीन था। देखिए अगर आप इसका टाइम पीरियड देखेंगे तो 1490 से लेकर 1519 तक इसका टाइम पीरियड है। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड किसका था, ये यहाँ पर सिकंदर लोदी दिल्ली में राज कर रहा है। ठीक है, सिकंदर लोदी के समकालीन है, ये आपको ध्यान में रखना है। कौन सा परमार शासक सिकंदर लोदी के समकालीन था, तो वो था अजयपाल। ठीक है, इसने मापन के लिए धूली पाथा, जिसको धर्म पाथा भी बोला जाता है, उसकी व्यवस्था की थी। देखिए होता क्या था उस समय, लोगों ने इसने एक पाथा का निर्माण करा। पाथा उसका वजन कितना निर्धारित किया, 2 kg। ठीक है, अब लोग क्या करते थे, लोगों ने 2-2 पाथे बना दिए। अगर किसी को सामान देना हो तो अगर किसी को देना हो तो वो कम वाला पाथा यानी कि आधा किलो का या 1 किलो का या 1.5 किलो का पाथा यूज़ करते थे, और अगर किसी से सामान लेना हो तो वो ज़्यादा किलो का पाथा यूज़ करते थे। ठीक है, क्या उल्टा बोल दिया शायद मैंने, तो आप इसको करेक्ट कर लेना, लेकिन बस ये था कि लोग वहाँ पे बेईमानी करने लगे थे। ठीक है, अलग अलग पाथे यूज़ करने लगे थे। उसी के बाद उसी का निवारण करने के लिए अजयपाल ने एक पाथा बनाया जिसका वजन होता था प्रॉपर 2 किलो का, और उसका नाम दिया धूली पाथा। ठीक है, इसको इतिहासकारों में या अभिलेखों में इसको धर्म पाथा भी बोला गया है। ठीक है, 1512 में इसने अपनी राजधानी देवलगढ़ लेके गया। ठीक है, कहाँ से, चांदपुरगढ़ से। और फिर 1517 में ये श्रीनगर को लेके आ गया अपनी राजधानी में। ठीक है, तो देवलगढ़ परमार वंश की राजधानी कब बनी, ये बनी 1512 में। और श्रीनगर को कब बनाया इसने, 1517 में। और 1815 तक श्रीनगर ही, 1804 तक श्रीनगर ही गढ़वाल की राजधानी रहेगी। ठीक है, अब यहाँ से परिवर्तन नहीं होती, बीच में हल्की फुल्की जाएगी इधर उधर, वो मैं आपको बताते हुए चलूंगा। ठीक है, श्रीनगर जिसको बोला जाता है गढ़वाल की दिल्ली। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि श्रीनगर को दिल्ली की तरह, दिल्ली को भी कई बार बिगाड़ा गया, ठीक है, उजाड़ा गया, फिर दिल्ली दोबारा से बस गई थी, वैसे ही श्रीनगर के साथ भी कहानी थी। ठीक है, तो श्रीनगर को इसने राजधानी 1517 में बना दिया। प्रश्न बनते हैं, देवलगढ़ कब बनी, 1512 में। श्रीनगर कब बनी, 1517 में। अब देखिए अगला पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, कप्पू चौहान का। ठीक है, कप्पू चौहान के साथ इसका युद्ध हुआ था। कप्पू चौहान जो था ये उप्पूगढ़ का शासक था। ठीक है, उप्पूगढ़ अभी वर्तमान में कहाँ आता है, ये टिहरी गढ़वाल के अंदर आता है, वहाँ का ये शासक था कप्पू चौहान। जब अजयपाल एक एक करके गढ़ों को जीत रहा था, जब उप्पूगढ़ का नंबर आया तो जो कप्पू चौहान था उसने अजयपाल के सामने घुटने टेकने से मना कर दिया था। उसने बोला कि मैं स्वतंत्र हूँ, मेरे को स्वतंत्र ही रहना है, मैं हार नहीं मानूंगा। ठीक है, इसके साथ युद्ध होता है कप्पू चौहान के साथ अजयपाल का। बोला जाता है कि कप्पू चौहान ने अजयपाल की पूरी सेना को पराजित कर दिया था। ठीक है, सेना के साथ भी जीत गया था, लेकिन इसका एक सेनापति था देबू। हुआ क्या, जब ये युद्ध करने जा रहा था तो जो इसकी माँ थी, कप्पू चौहान की माँ, उसने इसके सेनापति देबू को बोला कि अगर तुझे लगे कि ये हार गया या ये इसकी मृत्यु हो गई है तो हमें आके बता देना, हम पूरे राज्य में क्या कर देंगे, आग लगा देंगे, यानी कि सामूहिक रूप से जौहर कर देंगे। ठीक है, अब जब ये युद्ध में लड़ रहा था तो ये सभी सेनाओं से, वहाँ पर जो परमार वंश की सेना थी उससे ये गिर गया। इसके सेनापति को लगा कि इसकी मृत्यु हो गई और इसने राज्य में जाके क्या कर दिया, सबको बता दिया कि कप्पू चौहान मारा गया। तो उन्होंने कर दिया, वहाँ पर जो उनका पहले से प्लान था उन्होंने वो कर दिया। जब ये वापस आया तो इसने देखा कि सभी का सभी वहाँ पर क्या हो रखा है, राख हुआ है। ठीक है, तो ये काफ़ी टूट गया बोला जाता है। और फिर इसको, जब ये बैठा हुआ था वहाँ पर, टूट चुका था पहले से ही, परमार सैनिक आते हैं और इसको बंदी बनाकर ले जाते हैं अजयपाल के सामने। ठीक है, अजयपाल के सामने जब इसको लेकर गया तो इसने क्या करा, अजयपाल ने इसको फिर से बोला कि तू मेरी अधीनता स्वीकार कर ले और मैं तेरे को इससे भी बड़ा राजा बना दूंगा। ठीक है, इसने फिर क्या बोला, इसने मना कर दिया। इसने अजयपाल से कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल भी इसको नहीं मानूंगा। ठीक है, तो ये कथन भी इसी का है कि मैं पशुओं में शेर की तरह हूँ और पक्षियों में गरुड़ की तरह हूँ। ये कथन किसका है, ये कप्पू चौहान का कथन है। ठीक है, एक और चीज़, तब अजयपाल ने आदेश दिया कि कप्पू चौहान की गर्दन को ऐसे काटो कि इसका सर कटकर मेरे पैरों पर गिरे। ठीक है, तो इसने बोला जाता है कि इसने जैसे इसका सर काटा उसके सैनिकों ने, तो इसकी गर्दन उसके पैरों पे नहीं गिरी, इसकी गर्दन उसके अपोजिट में गिरी। ठीक है, इसने कुछ मिट्टी खा ली थी, ऐसे कुछ कहानी बोली जाती है। तब अजयपाल ने इसके लिए कहा, वीर तुम जीते हम हारे। ठीक है, तो ये कथन किसने कहा था, अजयपाल ने कहा था, और ये कप्पू चौहान के लिए उसने ये कथन कहा था। तो कप्पू चौहान का संबंध किस परमार शासक से है, वो है अजयपाल से। कप्पू चौहान कहाँ का राजा था, उप्पूगढ़ का। उप्पूगढ़ वर्तमान में कहाँ आता है, टिहरी गढ़वाल में आता है। और ये 2 कथन आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए और चीज़ क्या हुई अजयपाल के शासनकाल में, इसने केंद्रीय सेना का निर्माण किया। देखिए अगर आपको क्या करना है, सारे गढ़ जीतने हैं, आप गढ़ जीत के उसके बाद घर पे तो बैठ नहीं सकते, तो अजयपाल ने क्या करा, जैसे वो गढ़ जीतता गया अपनी छोटी टुकड़ियां वहां पर रखता था, और फिर एक केंद्रीय सेना, एक सेंटर सेना जो श्रीनगर में रहती थी, वो इसने इसका निर्माण किया। तो केंद्रीय सेना बनाने वाला पहला परमार शासक कौन था, वो था अजयपाल। ठीक है, अब देखिए उप्पूगढ़ के साथ जब कप्पू चौहान के साथ इसकी लड़ाई हुई, उसके बाद इसका हृदय परिवर्तन हो गया। ठीक है, हृदय परिवर्तन होने के बाद
इसके गुरु थे सत्यनाथ, उनकी समाधि है देवलगढ़ में, ठीक है। पूछा जाता है अजयपाल के गुरु सत्यनाथ की समाधि कहाँ है, ये देवलगढ़ में है, ठीक है। देवलगढ़ कौन से जनपद में आता है, चमोली जनपद में आता है, ठीक है। देवलगढ़ नहीं, जो चांदपुर गढ़ है वो चमोली में आता है, ठीक है। देवलगढ़ कहाँ आता है ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए अजयपाल के गुरु, उसके बाद अजयपाल ने क्या किया था, ये नाथ पंथ जो था उसको स्वीकार कर लिया था और युद्ध ना करने की इसने कसम खा ली थी, ठीक है। सेम जैसे अशोक के साथ हुआ था, अशोक ने जब कलिंग पर आक्रमण किया था उसके बाद उसने युद्ध छोड़ दिया था, वही अजयपाल के साथ होता है, ठीक है। कवि भरत ने इसे गढ़वाल का युधिष्ठिर कहा है, तो गढ़वाल का युधिष्ठिर, या फिर आपको पूछा जाएगा प्रश्न, देखिए डायरेक्टली प्रश्न बनता है कि किस पमार शासक को गढ़वाल का युधिष्ठिर कहा जाता है, वो है अजयपाल। और किसने कहा था, कवि भरत ने। और ये कवि भरत वही है जो मानशाह के दरबार में अभी मानवोदय काव्य की रचना करेगा, और उस मानवोदय काव्य में इसने अजयपाल की काफ़ी तारीफ की है, और उसी के अंदर इसने अजयपाल को गढ़वाल का युधिष्ठिर कहा है, ठीक है। गढ़वाल का अशोक, गढ़वाल का इंद्र, कृष्ण, भीम, बहुत कुछ इसको कहा गया है उसी मानवोदय काव्य में, ठीक है। किसका है वो काव्य, वो है कवि भरत का, ठीक है। अब देखिए इसको गढ़वाल का अशोक बोला जाता है, महात्मा बोला जाता है, गढ़पाल बोला जाता है, ये सभी नाम किसके हैं, ये सभी नाम अजयपाल के हैं, ठीक है। अजयपाल को गढ़वाल का नेपोलियन भी बोला जाता है। देखिए नेपोलियन इसकी जो विजयी थी, जो इसने जीते हैं थी, ठीक है, हर जगह ये जीता, तो उसी के कारण इसको गढ़वाल का नेपोलियन भी बोला जाता है। एक छत्र सम्राट भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो गढ़वाल का एक छत्र सम्राट किसे बोला जाता है, अजयपाल को ही बोला जाता है, ठीक है। गोरखनाथ पंथ का अनुयायी बन गया था। देखिए उस युद्ध के बाद इसका हृदय परिवर्तन हुआ और इसने युद्ध ना करने की कसम खाई और गोरखनाथ पंथ का ये अनुयायी बन गया था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जो इसके जो ठाकुर सीरवीर सिंह है, इनका एक तांत्रिक ग्रंथ है, तांत्रिक विद्या का ग्रंथ है सांवरी ग्रंथ। सांवरी ग्रंथ के अंदर अजयपाल के लिए आदिनाथ शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो आपको पूछा जाता है प्रश्न, देखिए मैं आपको प्रश्नों के साथ साथ बता रहा हूँ, आपको डायरेक्टली ऐसा प्रश्न आएगा कि जो सांवरी ग्रंथ है उसमें अजयपाल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो सांवरी ग्रंथ में अजयपाल के लिए आदिनाथ कहा गया है, ठीक है। एक और चीज़ देखिए अब इससे अजयपाल से, पमार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, वो था अजयपाल। देखिए जो सभी राजा थे, चाहे वो कनकपाल हो, उसके बाद चाहे सोनवंशीय राजा हैं, सोनपाल आया, फिर उसके बाद जो भी आए, जगतपाल आए, वो सभी राजा कैसे थे, वो सभी राजा कार्तिकेय जो कत्यूरी राजा थे उनको कर देते थे, ठीक है। मांडलिक राजा थे। प्रथम स्वतंत्र शासक या वास्तविक संस्थापक पमार वंश का वो कौन था, वो अजयपाल था, ठीक है। इसने कत्यूरियों से स्वर्ण सिंहासन को भी छीना था, ठीक है। तो जो उनका जो गोल्डन थ्रोन था उसको छीनने वाला शासक कौन था, अजयपाल था। अजयपाल ने जात पात व्यवस्था को खत्म करने के लिए एक सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति करी थी, ठीक है। तो आपको प्रश्न पूछा जाता है सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति करने वाला पमार शासक कौन था, वो था अजयपाल। होता क्या था, देखिए उस समय क्या होता था कि ऐसे जात पात उस समय काफ़ी बड़ी बात थी, ठीक है। उस समय मतलब इसको काफ़ी प्रचलन में थे, जात पात मानी जाती थी उस समय। जैसे आज के टाइम पे क्या होता, आज के टाइम पे इसको इतना महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन पुराने टाइम पे उस समय इसको काफ़ी महत्व दिया जाता था। और अजयपाल के जो सैन्य अभियान होते थे, जैसे सेना कहीं आक्रमण पर जा रही है तो सैनिकों में भी ये भावना आने लगी थी कि नहीं ये दूसरे धर्म का है, या ये ऊंची जाति का है तो या नीची जाति का है, ऐसी बातें आने लगी थी। उसका नुकसान अजयपाल को हो रहा था। तो अजयपाल ने क्या करा, फिर सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति करी, जिनका बनाया खाना सभी खा लेते थे, ठीक है। तो आपको पूछा जाएगा सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति किसने की थी, अजयपाल ने। अब देखिए अजयपाल को बिस्मार्क भी बोला जाता है, क्योंकि इसने क्या किया था, जो गढ़वाल के जो गढ़ थे उन सभी गढ़ों का इसने एकीकरण किया था। जैसे बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था, उसी प्रकार इसने गढ़वाल का एकीकरण किया, इसलिए इसे गढ़वाल का बिस्मार्क बोला जाता है। इसको कृष्ण, भीम ये भी बोला जाता है, ठीक है। कृष्ण को बोला जाता है, भीम बोला जाता है, किसमें, मानवोदय काव्य में। इसी के साथ इसकी जो तुलना है वो कुबेर के साथ की जाती है, इंद्र के साथ की जाती है, अशोक, ये पूर्वदेव के साथ भी इसकी तुलना की जाती है। तो ये सभी उपनाम किसके हैं, अजयपाल के हैं, ठीक है। और अजयपाल कनकपाल का अगर यहाँ पे पूछा जाए गोत्र क्या था, तो कनकपाल का गोत्र था सौनक गोत्र, ठीक है। थोड़ा प्रश्न ऊपर आना चाहिए था लेकिन यहाँ पर आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो सौनक गोत्र किसका था, कनकपाल का था, यानी कि सारे जो पंवार राजा थे इनका गोत्र क्या रहा होगा, सौनक ही रहा होगा, ठीक है। अब देखिए अजयपाल के बारे में हमने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिया है, ठीक है। कुछ प्रश्न है जैसे देवलगढ़ के अंदर एक विष्णु मंदिर है, तो उसके सामने वाली दीवार जो है, देवलगढ़ में एक विष्णु मंदिर जो है, वहां की दीवार पर अजयपाल का पद्मासन मुद्रा में एक चित्र वहां पर अंकित है, ठीक है। दूसरी चीज मैंने आपको बताया कि जो
गढ़पाल शब्द प्रचलन में आया वो कब आया था? वो आया 1515 के आसपास। तीसरी चीज़ यहाँ पर आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि उस समय जब इसने सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति करा दी तो एक पंडित होते थे जो शादी होती थी उनमें खाना बनाते थे। तो शादियों में खाना बनाने वाले जो पंडित होता था उसको क्या बोला जाता था? उसको श्यूल बोला जाता था। ठीक है, श्यूल उसको बोला जाता था। अब देखिए 1519 में अजयपाल की मृत्यु हो गई। अजयपाल का बेटा अब राजा बनेगा कल्याणपाल। ठीक है, तो अब कल्याणपाल के बारे में पढ़ते हैं। यह है पंवार वंश का 38वां राजा। आपको पता है पंवार वंश में कुल 60 राजा होते हैं। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण है उनको यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, अब आएगा 38वां राजा कल्याणपाल या कल्याण शाह। अब देखिए इसके बारे में क्या बोला जाता है। वंशावलियों में शाह की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? वो है कल्याण शाह। वंशावलियों में, ठीक है ना, इसको किसी ने उपाधि नहीं दी, बोला जा सकता है। ठीक है, एक उपाधि नहीं दी थी। वंशावलियों में शाह की उपाधि लेने वाला पहला व्यक्ति या पहला शासक है कल्याणपाल या कल्याण शाह। और बलभद्र से, या अभी ये प्रश्न भी आ जाता है कि बलभद्र शाह से पहले या बलभद्रपाल से पहले शाह की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? वो था कल्याणपाल। और कल्याणपाल किसका पुत्र था? ये था अजयपाल का। देखिए अजयपाल के बारे में आपको दोनों याद रखने। अजयपाल का पिता कौन था? आनंदपाल द्वितीय। और अजयपाल का पुत्र कौन था? कल्याणपाल। ठीक है, 38वां राजा था। और ये दो प्रश्न यहाँ से आते हैं, इसके अलावा और कोई इसके प्रश्न नहीं आता। एक और चीज़ कल्याणपाल के बारे में बोली जाती है कि इसने जब ये शासन कर रहा था 1519 में ये राजा बना, इसने जो सत्ता थी ये अपने मंत्रियों को सौंप दी थी। यानी कि इसने उतना ध्यान नहीं दिया अपने राज्य पे, मंत्रियों को इसने सौंप दिया कि जो तुम्हें करना है तुम करो। ठीक है, अब 39वां राजा आता है सुंदरपाल, उसके बाद आता है हंसपाल और फिर विजयपाल। अब विजयपाल हमारे लिए एक महत्वपूर्ण शासक है क्योंकि जो दापा था, दापा यानी कि वर्तमान तिब्बत, तो तिब्बत पर आक्रमण करने वाला पहला पंवार शासक कौन था? वो था विजयपाल, लेकिन ये हार गया था। ठीक है, पहला शासक जो दापा पर आक्रमण करेगा और जीतेगा वो कौन था? वो था मानशाह। ठीक है, तो अभी हम उसको आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है पहला शासक जिसने आक्रमण किया था, आक्रमण करने वाला, वो था विजयपाल, लेकिन ये विजय नहीं हो पाया था वहाँ पर। ठीक है, 41वां राजा था। अब देखिए अब आता है 42वां राजा सहजपाल। सहजपाल हमारे लिए एक महत्वपूर्ण शासक है। इसके बारे में क्या बोला जाता है? देखिए अकबर का समकालीन था। आपको पता है अकबर 1556 में गद्दी पर बैठ जाता है अकबर। ठीक है, तो अकबर के समकालीन है। और साथ ही में इसके टाइम पे क्या हुआ कि जब अकबर, आपको पता है अकबर का जो रसोई घर था वहाँ पर गंगा जल का प्रयोग किया जाता था। तो अकबर ने गंगोत्री, गंगा का स्रोत पता लगाने के लिए एक अन्वेषक दल को भेजा था जिसको सहजपाल ने हरिद्वार में रोक लिया था। ठीक है, हरिद्वार से आगे सहजपाल ने उस दल को नहीं जाने दिया था, यानी कि सीधा सीधा अकबर से इसने टक्कर ले ली थी। लेकिन फिर भी इसका और अकबर का कोई भी युद्ध नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए इसको राजनीतिक चतुर और प्रजा को सुख देने वाला शासक बोला गया है। क्यों? देखिए आपने अकबर का जो दल था उसको आपने रोक लिया और उसको आगे नहीं जाने दिया, फिर भी आपका युद्ध नहीं हो रहा, अकबर आपके आक्रमण नहीं कर रहा, यानी कि कुछ ना कुछ खास बात रही होगी इस राजा में। इसको क्या बोला गया है? राजनीतिक चतुर राजा, प्रजा को सुख देने वाला, या फिर युद्ध में शत्रु को संताप देने वाला राजा भी इसको बोला गया है। ठीक है, सहजपाल को 1547 से लेकर 1575 तक इसने राज किया। इसके बारे में और क्या बोला जाता है? देखिए इसने जो रघुनाथ मंदिर है वहाँ पर घंटी पर एक लेख लिखा गया है। ठीक है, घंटी पर लेख, तो वो किसका है? वो सहजपाल का ही है, ऐसा बोला जाता है। इसके कुल 5 अभिलेख मिले हैं रघुनाथ मंदिर से। ठीक है, तो किस पंवार राजा के 5 अभिलेख मिले हैं रघुनाथ मंदिर से? वो है सहजपाल। दूसरी बात इसके बारे में ये बोली जाती है, देखिए एक रचना है पंवार वंशीय रचना जिसका नाम है रामायण प्रदीप। ठीक है, रामायण प्रदीप, इसके रचनाकार कौन है? मेधाकर शर्मा, जिसने इसकी रचना कब की थी? प्रदीप शाह के टाइम पे। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे हम उसके बारे में। उसमें रामायण प्रदीप में सहजपाल के बारे में लिखा गया है कि ये कैसा था? ये महाबली शासक था और विद्वानों को ये आश्रय देता था। ठीक है, तो विद्वानों का आश्रयदाता और महाबली शासक किसको बोला गया है? सहजपाल को। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाएगा सहजपाल का उल्लेख किस ग्रंथ में आता है? तो रामायण प्रदीप जो काव्य है उसके अंदर आता है। किसका है? वो मेधाकर शर्मा का है। ठीक है, तो ये था सहजपाल के बारे में। मेनली आपको ये 3 प्रश्न ध्यान में रखने हैं। ठीक है, किसके टाइम पे अकबर ने भेजा था? सहजपाल के। अकबर का समकालीन कौन था? सहजपाल। राजनीतिक चतुर किसको बोला गया है? सहजपाल को। ठीक है, अब देखिए 43वां राजा आता है सहजपाल के बाद, इसका बेटा
बलभद्र शाह। अब देखिए, शाह की उपाधि धारण करने वाला पहला परमार शासक कौन था? बलभद्र शाह। देखिए, कई बार ऐसा भी बोला जाता है कि शाह की उपाधि सबसे पहले कल्याण शाह ने धारण करी, लेकिन उसके बाद के राजाओं ने नहीं करी, तो इसलिए उसका नाम उतना नहीं आता। लेकिन बलभद्र शाह के बाद ये रिवाज बन गया था, इसलिए बलभद्र शाह को पहला शासक बोला जाता है, क्योंकि इसने यहाँ पर बोल सकते हैं कि रिवाज की स्थापना कर दी थी। ठीक है, लेकिन हम किसको मानेंगे आंसर? हम बलभद्र शाह को ही मानेंगे, क्योंकि आयोग भी इसी को आंसर मानता है कि पहला परमार शासक कौन था जिसने शाह लगाया, वो बलभद्र पाल ही था। ठीक है, 43वां राजा है, काफ़ी महत्वपूर्ण नंबर है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ से जितने राजा आएंगे सभी के बारे में सब कुछ पता है। ठीक है, 17 राजा आएंगे, सभी के बारे में पूरी डिटेल यहाँ पर पता है, हम सबको पढ़ेंगे किसने क्या करा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ध्यान रखना। अब देखिए, इनको शाह की उपाधि किसने दी थी? अब बोला जाता है कि इनको शाह की उपाधि बहलोल लोदी ने दी थी, लेकिन बहलोल लोदी कैसे हो सकता है? देखिए, बहलोल लोदी 1575 का टाइम चल रहा है। बहलोल लोदी तो कब का जा चुका? बहलोल लोदी के बाद लोदी वंश खत्म हो चुका, बाबर खत्म हो गया, हुमायूं खत्म हो गया, अकबर का काल चल रहा है। तो लोदियों ने दी थी, बस ये क्लियर है। किसने दी थी ये क्लियर नहीं है। ठीक है, तो बहलोल लोदी तो आंसर नहीं है। आयोग भी मानता है कि लोदियों ने दी थी, लोदी वंश के किसी शासक ने दी थी। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ बलभद्र शाह के टाइम पर जो अकबर के विद्रोही थे, देखिए अकबर के खिलाफ विद्रोह हुआ और अकबर के विद्रोही भागकर कहाँ आ गए? जो यहाँ के जो इलाके थे गढ़वाल के, उन पे वो आ गए थे, गढ़वाल के आसपास के इलाकों में आ गए थे। ठीक है, जहाँ पर मुगल सेना जा नहीं सकती थी। तो इसने क्या करा, बलभद्र शाह ने उनके जो अकबर के जो विद्रोही थे उनको पकड़ा और दिल्ली के दरबार में या दिल्ली भेज दिया। ठीक है, तो अकबर काफ़ी खुश हो गया, क्योंकि अकबर के विद्रोहियों को इसने पकड़कर दिल्ली भिजवा दिया। और इसी के साथ एक प्रथा की शुरुआत हो जाती है, राजदूत भेजने की प्रथा। तो प्रश्न डायरेक्टली बनता है कि किसके समय में राजदूत भेजने की प्रथा शुरू हुई थी मुगल दरबार से? ठीक है, तो कौन था वो? बलभद्र शाह। तो बलभद्र शाह के ही टाइम पर दिल्ली और गढ़वाल के बीच क्या हुई थी? राजदूत भेजने की प्रथा का शुभारंभ हुआ था। अब देखिए, बलभद्र शाह का नाम अकबरनामा में भी आया है, ये भी बोला जाता है। ठीक है, लेकिन वहाँ पर इसको राम शाह या बलराम शाह के नाम से बोला गया है। ठीक है, तो अकबरनामा में किस शासक का उल्लेख है? वो है बलभद्र शाह। किस नाम से है? राम शाह और बलराम शाह। कई बार आपको ऐसा प्रश्न बन सकता है कि किस राजा को राम शाह और बलराम शाह के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है बलभद्र शाह। ठीक है, अभी देखिए, अगर आप इसका टाइम पीरियड भी याद नहीं रखते हैं, क्योंकि टाइम पीरियड जो सबसे महत्वपूर्ण टाइम पीरियड है वो प्रदीप शाह के बाद के माने जाते हैं, क्योंकि प्रदीप शाह का टाइम पीरियड ऐसा है जो सभी इतिहासकारों ने एक ही दिया है कि 1717। ठीक है, 1717 प्रदीप शाह का टाइम पीरियड, वो सभी ने उसको सच माना है। किसी भी इतिहासकार ने इसके अलावा कोई दूसरा टाइम पीरियड नहीं बताया प्रदीप शाह का। इसलिए इनके टाइम पीरियड उनको आप इतना याद ना रखें, आप केवल इनका नंबर याद रख लीजिए। लेकिन प्रदीप शाह के बाद सभी राजाओं का आपको टाइम पीरियड कम से कम याद होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम बलभद्र शाह के बाद भी यहाँ से सभी राजाओं के जो टाइम पीरियड है वो कुछ सही हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, इसी के टाइम पे बलभद्र शाह के ही टाइम पर 1581 में उस समय कुमाऊं का राजा कौन था? रुद्रचंद। रुद्रचंद ने गढ़वाल पर आक्रमण किया। ग्वालदम का युद्ध होता है 1581 में। देखिए, चंद्रवंश के अंदर हम पढ़ चुके हैं, ग्वालदम का युद्ध होता है। क्यों होता है युद्ध? सारी कहानी हमने वहां पर पढ़ी थी। ठीक है, इसी युद्ध में इसका सेनापति रहता है पुरुषोत्तम पंत, उसकी यहाँ पर हत्या हो जाती है। ठीक है, तो पुरुषोत्तम पंत किस युद्ध में मारा जाता है? ग्वालदम के युद्ध में। ग्वालदम का युद्ध जो था ये रुद्रचंद और उधर कौन थे दूसरी साइड? बलभद्र शाह और अंतिम कत्यूरी नरेश जो था सुकाल देव, इनके बीच होता है। ठीक है, तो सुकाल देव और बलभद्र शाह दोनों ने पहले ही संधि कर लेते हैं दोनों आपस में, और दोनों मिलकर लड़ते हैं रुद्रचंद के खिलाफ, और इसी युद्ध में पुरुषोत्तम पंत मारा जाता है। ठीक है, पूरी कहानी मैं आपको चंद्रवंश वाली वीडियो में बता चुका हूँ, आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए क्या हुआ, इस युद्ध में जीतने के बाद बलभद्र शाह ने बहादुर शाह की उपाधि भी धारण कर ली। तो आपको पूछा जाएगा किस परमार शासक ने बहादुर शाह की उपाधि धारण करी थी? वो कौन था? वो था बलभद्र शाह। किस युद्ध के बाद धारण करी? ग्वालदम का युद्ध। और ग्वालदम का युद्ध 1581 में हुआ और इसमें पुरुषोत्तम पंत मारा गया। ठीक है, रुद्रचंद उस समय कुमाऊं का शासक था और बलभद्र शाह का साथ किसने दिया था? सुकाल देव ने, बाद में जिसकी हत्या रुद्रचंद कर देता है। ठीक है, बहादुर शाह की उपाधि इसने धारण कर ली। अब देखिए और चीज़ें इसके बारे में क्या है, इसकी तुलना जो बलभद्र शाह है इसकी तुलना भीमसेन से की जाती है। बोला जाता है कि इसके अंदर काफ़ी बल था। ठीक है, बोला जाता है कि एक दरवाज़ा था वहाँ का, जो अजयपाल का भवन था उसका दरवाज़ा थोड़ा वैसा हो गया था, मतलब हिलने डुलने लग गया था। तो इसने अकेले उस दरवाजे को 20-30 लोग भी मिलकर उठाने में बहुत मुश्किल से उसको उठाते थे। बोला जाता है इसने अकेले ही उसको उठा लिया था। ठीक है, तो भीमसेन से या महाबली भीमसेन से इसकी तुलना की जाती है। और किसने की थी? कवि देवराज करके कोई इतिहासकार या कोई
होते हैं, इनके कवि होते हैं, इन्हीं के टाइम पे परमार वंश में ही, तो उन्होंने इसकी तुलना बलभद्र शाह की तुलना किससे की है? भीमसेन से की है। तो आपको प्रश्न पूछा जाता है किस परमार शासक की तुलना भीमसेन से की जाती है? वो है बलभद्र शाह। देखिए नाम से ही पता चल रहा है ना, बल यानी कि जिसके ऊपर बहुत सारा बल है, बलभद्र शाह। ठीक है, एक और चीज़, सर्वप्रथम चित्रशाला की नींव किसने रखी थी? जो चित्रशाला की नींव रखने वाला परमार शासक था बलभद्र शाह। ठीक है, अब देखिए बलभद्र शाह 43वां राजा था, 1591 में इसकी मृत्यु हो गई और इसकी मृत्यु के बाद अब राजा आएगा 44वां शासक मानशाह। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण शासक है। और देखिए अजय पाल के बाद अगर किसी दूसरे राजा को कभी बोला जाता है प्रतापी राजा, तो वो मानशाह को ही बोला जाता है। ठीक है, इसके बारे में आप कुछ पढ़ते हैं। 1591 में गद्दी पर बैठा, 1611 तक ये गद्दी पर बैठा रहा। ठीक है, इसके समकालीन कौन थे? रुद्रचंद और लक्ष्मीचंद इसके समकालीन थे। अब देखिए इसने क्या करा, मानशाह ने, पहले हमने ऊपर पढ़ा ना, विजयपाल पहला परमार शासक जिसने दापा पर अटैक करा और हार गया। अब ये दोबारा से दापा जाएगा, लेकिन ये इस बार वहाँ से जीत कर आएगा। ठीक है, तो दापा जाकर, तिब्बत जाकर वहाँ जीतने वाला पहला परमार शासक मानशाह था। ठीक है, आपको डायरेक्टली प्रश्न बनेगा अजय पाल के बाद सबसे प्रतापी राजा कौन था? वो था मानशाह। ठीक है, 44वां राजा आपको ध्यान में रखना है। उस समय तिब्बत का राजा कौन था? काकवा मोर उस समय तिब्बत का राजा था, दापा का राजा था और उसको इसने पराजित किया था। ठीक है, बोला जाता है कि वहाँ से ये 1000 स्वर्ण कलश लेकर आया और गौरी मठ में इसने उन कलशों को स्थापित कर दिया था। ठीक है, तो गौरी मठ में कलशों को स्थापित करने वाला परमार शासक कौन था? मानशाह। मानशाह किसका पुत्र था? बलभद्र शाह का पुत्र था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए क्या हुआ, इसी के टाइम पे लक्ष्मीचंद ने 7 बार आक्रमण किया, 7 बार असफल आक्रमण किए, 7 बार वो पराजित हुआ। ठीक है, हुआ क्या, देखिए 1597 से लेकर 1602 तक लक्ष्मीचंद 6 बार आक्रमण कर चुका था और 6 के 6 बार वो हार चुका था। आक्रमण कहाँ से करता था वो? स्यालबुंगा के किले से। तो आपको प्रश्न बनता है, चंद्रवंश वाली वीडियो में मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ इसके बारे में। ठीक है, तो स्यालबुंगा के किले से आक्रमण करता था लक्ष्मीचंद और वो हार गया था 6 के 6 बार 1602 में। फिर बोला जाता है 1602 के ही इसी के टाइम पे इसने क्या करा, 7वीं बार आक्रमण करा, पैनगोड़ पर आक्रमण करा, पैनोगढ़। ठीक है, तो पैनगढ़ पर इसने आक्रमण करा, वहाँ भी ये हार गया 1602 में ही। और उसके बाद इसने बोला जाता है कि कुछ बालेश्वर मंदिर में ये गया, उसने वहाँ पर कुछ पूजा वूजा करी और फिर फाइनली 1604 में ये तैयार होकर आया। 8वीं बार गढ़वाल पर इसने आक्रमण किया और गढ़वाल का एक सेनापति था खतर सिंह, उसको इसने मार दिया। उस युद्ध में जो इसने 8वीं बार आक्रमण किया उसमें खतर सिंह मारा गया और कुमाऊं में खतड़वा त्यौहार की शुरुआत हो गई। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर प्रश्न कैसे बनेगा। देखिए आपके लिए, गढ़वाल पर 7 बार आक्रमण करने वाला परमार शासक चंद शासक कौन था? लक्ष्मीचंद। 7 बार गया, कहाँ से करता था? स्यालबुंगा के किले से। किस युद्ध में गढ़वाल का सेनापति खतर सिंह मारा गया? तो इसका जो 8वां युद्ध था 1604 में इसने किया, गढ़वाल का सेनापति खतर सिंह मारा गया, खतड़वा त्यौहार की शुरुआत। दूसरा प्रश्न क्या पूछेगा, एक और प्रश्न है, खतड़वा त्यौहार की शुरुआत किस चंद शासक या किस परमार शासक के काल में हुई थी? परमार शासक कौन था? मानशाह। चंद शासक कौन था? लक्ष्मीचंद। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। अब देखिए क्या हुआ, मानशाह का समकालीन कौन था या मानशाह का सेनापति भी बोल सकते हैं? जीतू बकड़वाल। जीतू बकड़वाल किसके समकालीन था? मानशाह के समकालीन था। मानशाह का जो दरबारी कवि था वो था भरत। कवि भरत किसका था? मानशाह के दरबार में रहता था और इसी भरत को बोला जाता है ये जहांगीर के दरबार में भी रहता था और जहांगीर ने इसको ज्योतिक राय की उपाधि भी दी थी। ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा कि मानशाह के दरबारी कवि भरत को ज्योतिक राय की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन में आपको पहला ऑप्शन मिलेगा मानशाह, ठीक है, और नीचे फिर कहीं मिलेगा जहांगीर। तो आपको ध्यान रखना है जहांगीर ने इसको ज्योतिक राय की उपाधि दी थी। और इसी भरत ने क्या करा है, परमार वंश का जो सबसे प्राचीन काव्य है, परमार वंश का जो पहला सोर्स माना जाता है फ्रेंड्स, वो मानदेय काव्य को बोला जाता है और इसकी रचना किसने करी थी? कवि भरत ने करी थी और ये मानशाह का समकालीन था या मानशाह का दरबारी कवि था। एक और प्रश्न बनता है, मानदेय काव्य की रचना किस भाषा में की गई है? तो ये संस्कृत में लिखी थी इसने। ठीक है, तो संस्कृत भाषा की ये रचना है और इसकी रचना की है कवि भरत ने और इसको जो ज्योतिक राय की उपाधि है वो किसने दी थी? जहांगीर ने। ठीक है, हालांकि कुछ लोग अलग अलग मानते हैं कि जो ज्योतिक राय की उपाधि वाला भरत था वो जहांगीर के दरबार का कोई अलग व्यक्ति है और जो यहाँ का भरत है वो अलग व्यक्ति है। ठीक है, लेकिन कई लोगों ने इसको एक ही माना है। अगला देखिए, अब इसके बारे में अगला पॉइंट क्या कहता है, मानशाह। मानशाह ने मानपुर नगर बसाया था श्रीनगर में अलकनंदा नदी के तट पर। ठीक है, तो श्रीनगर में अलकनंदा नदी के तट पर मानपुर नगर बसाने वाला शासक कौन है? वो है मानशाह।
ठीक है। एक और चीज़, नंदी मानशाह का सेनापति था। देखिए जब ये दापा अभियान पर गया तो दापा अभियान में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था नंदी ने, ठीक है। तो नंदी किसका सेनापति था? ये भी मानशाह का सेनापति था, ठीक है फ्रेंड्स। एक और चीज़ देखिए आप, कालो सिंह भंडारी को मानशाह ने स्वर्णिम विजेता की उपाधि दी थी। देखिए ये वही कालो सिंह भंडारी है जिनका बाद में अभी पुत्र आएगा माधो सिंह भंडारी, ठीक है। तो माधो सिंह भंडारी के पिता कौन थे? कालो सिंह भंडारी मानशाह के समकालीन थे, मानशाह के दरबार में रहते थे और मानशाह ने इनको स्वर्णिम विजेता की उपाधि दी थी। आपको प्रश्न बनेगा कालो स्वर्णिम विजेता किसको बोला जाता है? ऑप्शन में आपको दोनों मिलेंगे, माधो सिंह भंडारी, कालो सिंह भंडारी। तो आपको याद रखना है उसके पिता को बोला जाता है, ठीक है, स्वर्णिम विजेता। एक और चीज़, इसके टाइम की घटना जो महत्वपूर्ण है, यूरोपियन यात्री विलियम फिंच इसी के काल में आया था और इसने एक कथन कहा था कि जो गढ़वाल का शासक है वो सोने की थाली में खाता है। अब देखिए जो विलियम फिंच है इसके बारे में क्या बोला जाता है। देखिए एक अंग्रेज़ है, अंग्रेज़ का नाम क्या है? फॉस्टर, मिस्टर फॉस्टर उनको बोला जाता है। फॉस्टर की एक किताब है द अर्ली ट्रैवल्स, ठीक है। तो द अर्ली ट्रैवल्स के अंदर विलियम फिंच की यात्रा का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो आपको पूछा जाएगा विलियम फिंच गढ़वाल आया था, कौन सी किताब में बोला गया है? तो द अर्ली ट्रैवल्स करके एक किताब है जो कि फॉस्टर की है और उसमें बोला है कि 1608 से लेकर 1611 तक विलियम फिंच ने भारत की यात्रा की थी और इसी दौरान वो गढ़वाल में भी आया था और गढ़वाल में उस समय उसने देखा कि यहाँ का राजा मानशाह है, उसकी राजधानी श्रीनगर है और राजा इतना समृद्ध है, उसके पास इतना सोना है यहाँ पर कि वो थाली जो खाता है जिसमें वो भी सोने की है, ठीक है। तो ये सारी बातें विलियम फिंच ने किसके बोली हैं? मानशाह के लिए। तो आपको डायरेक्टली प्रश्न बनता है विलियम फिंच किसके काल में गढ़वाल में आया था? तो मानशाह के काल में ये आया था, ठीक है। अब आता है, देखिए मानशाह के बाद राजा बनता है उसका पुत्र शामशाह। देखिए मानशाह के बारे में एक और चीज़ बोली जाती है कि मानशाह के ना कुल 4 अभिलेख मिले हैं। रघुनाथ मंदिर है जो देवप्रयाग में, वहाँ से इसका एक अभिलेख मिला है, ठीक है। देवलगढ़ में एक मंदिर है क्षेत्रपाल मंदिर, वहाँ से इसका अभिलेख मिला है मानशाह को। तो मानशाह के कुल 4 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब इसका पुत्र राजा बनता है। एक और चीज़ फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि मानशाह की तुलना राजा बलि से की गई है, ठीक है। दान देने में राजा बलि से किसकी तुलना की गई है? मानशाह की। किस में की है? वो की है मानवोदय काव्य में इसकी रचना की है, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए मानशाह के बाद 45वां राजा बनता है श्यामशाह। श्यामशाह किसका पुत्र है? मानशाह का पुत्र है। 1611 में गद्दी पर बैठा, 1631 तक, ठीक है। अब देखिए शामशाह से क्या क्या प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न, मुगलों से भेंट करने वाला प्रथम पंवार शासक कौन था? देखिए अभी तक हमने देखा सहजपाल के टाइम पे हमने देखा अकबर की एंट्री हो गई थी यहाँ पर, ठीक है, अकबर का वहाँ पर वर्णन हुआ। फिर जो बलभद्र शाह है वहाँ पर जो दूसरे थे उनका भी वर्णन आया, लेकिन किसी ने भी किसी भी मुगल से भेंट नहीं करी, ठीक है, किसी भी मुगल से भेंट नहीं करी। अब पहली भेंट होने वाली है मुगल और पंवार शासक की। किसकी हुई थी? शामशाह ने जहांगीर से भेंट करी थी आगरा में 1621 के आसपास का टाइम बोला जाता है, ठीक है। ये वही टाइम था जब बाद में फिर अकबर जहांगीर भी यहाँ पर आता है, हरिद्वार में आता है, ठीक है। तो देखिए प्रश्न बनेगा आपका, पंवार वंश में पहला शासक जिसने मुगल से या मुगल शासक से भेंट करी वो कौन था? वो था शामशाह। जहांगीर से ये मिला था और जहांगीर ने इसको उपहार में हाथी और घोड़े दिए थे। तो प्रश्न ये भी बनता है, ये एग्जाम में आ भी चुका है, जहांगीर ने किस पंवार शासक को हाथी घोड़े उपहार में दिए थे? वो था शामशाह। शामशाह का उल्लेख जहांगीर नामा में भी किया गया है। जहांगीर नामा में इसका नाम श्याम सिंह के नाम से इसको वहाँ पर बोला गया है कि गढ़वाल का एक राजा है जिसका नाम श्याम सिंह है और जिसको जहांगीर ने हाथी और घोड़े उपहार में दिए, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये दोनों ही आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक और चीज़ देखिए, शामशाह के ही टाइम पे हम कुमाऊं का हमने चंद्रवंश पढ़ा था, उसमें हम पढ़ चुके हैं कि कैसे वहाँ पर जो घटनाएं होती हैं, दिलीप चंद, देवी चंद, सारी घटनाएं हमने पढ़ी थी। तो त्रिमल चंद जो था उसको इसने शरण दी थी, ठीक है, शामशाह ने। देखिए कितनी अजीब बात है ना, शामशाह का पिता कौन है? मानशाह, ठीक है, और त्रिमल चंद का पिता कौन है? लक्ष्मी चंद, ठीक है। और इन दोनों के बीच हमने ऊपर देखा कि 8 बार आक्रमण किया था लक्ष्मी चंद ने। उसके बावजूद मानशाह का पुत्र शामशाह और लक्ष्मी चंद के पुत्र त्रिमल चंद, इन दोनों में मित्रता हो जाती है, ठीक है। तो त्रिमल चंद यहाँ पर शरण मांगता है क्योंकि कुमाऊं में जो उथल पुथल होती है, वो पूरी उथल पुथल देखने के लिए आप चंद्रवंश वाली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो त्रिमल चंद को इसने शरण दी और इसी के टाइम पर, शामशाह के टाइम पर, कुमाऊं से कोई भी आक्रमण नहीं होता है क्योंकि उस समय कुमाऊं वाले अपने में ही आपस में लगे रहते हैं, ठीक है। ये भी हम वहाँ पे देख चुके हैं।
अब देखिए त्रिमल चंद को इसने शरण दे दी श्याम शाह ने, और फिर वापस जब धीरे धीरे कुमाऊं में स्थितियां सामान्य हुई तो इसने त्रिमल चंद को गद्दी पर बैठाने में भी मदद करी थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो त्रिमल चंद किस पवार शासक की मदद से गद्दी पर बैठा था, वो था श्याम शाह, ठीक है। अब देखिए श्याम शाह के राजगुरु का क्या नाम था, पूछा जा सकता है। इसके राजगुरु का नाम था शंकर देव, और इन्हीं या गुरु शंकर या कवि शंकर भी इनको बोला जाता है, ठीक है। तो शंकर ने ही एक ग्रंथ है वास्तु शिरोमणि ग्रंथ, इसकी रचना किसने करी है, श्याम शाह के दरबारी कवि या श्याम शाह के जो राजगुरु थे शंकर देव, ठीक है। वास्तु शिरोमणि की रचना भी श्याम शाह के समकालीन होती है। आपको पूछा जाएगा इनमें से कौन सा ग्रंथ श्याम शाह के समकालीन इसकी रचना हुई थी, वो था वास्तु शिरोमणि। श्याम शाह को गढ़वाल का तुगलक, घमंडी राजा और विलासी राजा इसको बोला गया है। देखिए श्याम शाह जो था इसको थोड़ा घमंडी राजा बोला गया है, यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार ही निर्णय लेता था, किसी की सुनता नहीं था। देखिए इतना बड़ा निर्णय तो उसने पहले ले लिया था। आपको क्या लगता है प्रजा खुश रही होगी जब इसने त्रिमल चंद को शरण दी? बिल्कुल नहीं रही होगी, क्योंकि इसी के पिता ने तो 7 बार यहाँ पर आक्रमण किया, फिर खतर सिंह को भी मारा। तो फिर इसको बोला जाता है गढ़वाल का तुगलक, क्योंकि अपने फैसलों के लिए। घमंडी राजा बोला जाता है, विलासी राजा इसको बोला जाता है, ठीक है। श्याम शाह को, श्याम शाह की आपको पता है 60 रानियां थी जो इसके मरने के बाद इसी के साथ सती हो जाती हैं, ठीक है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए क्या हुआ, जेसुएट पादरी अंतोनियो दे अंद्रेदो, ये जो था ये श्याम शाह के ही टाइम पर गढ़वाल में आता है, श्रीनगर में आता है। तो आपको पूछा जाता है कि जो ये जेसुएट पादरी था, जैसे पादरी यानी कि देखिए जेसुएट को एक दल था, उसी का एक पादरी था जिसका नाम एंटोनियो दे अंद्रेदो था, ठीक है। और ये 1624 में श्याम शाह के शासनकाल में गढ़वाल में आता है, ठीक है। आपको प्रश्न बनता है किसके समकालीन था, ये किसके काल में आया था, श्याम शाह के काल में, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। पहला पादरी जो उत्तराखंड आया वो यही था। अब एक और चीज़ देखिए, इसी के टाइम पे श्याम शाह के ही टाइम पर महीपति शाह ने केशव राय मठ की स्थापना करी थी 1625 में। अब देखिए कई बोलते हैं कि महीपति शाह जो था ये 1622 में गद्दी पर बैठा, लेकिन नहीं है, 1625 में श्याम शाह का शासनकाल चल रहा था, क्योंकि महीपति शाह श्याम शाह का चाचा था, यानी कि बड़ा सा दरबार में राज्य के अंदर काफ़ी बड़ा था, काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति था। उसका कम से कम इतना हक तो बनता है यार कि उसके साथ बैठे बैठे यानी कि उसके काल में एक मंदिर की वो स्थापना कर सके, ठीक है। केवल ये बोल देना कि अगर इसने स्थापना करी तो उस समय महीपति शाह का ही शासन था, वो फिर गलत है, ठीक है। तो उसी के शासनकाल में इसने 1625 में केशवराय मठ की स्थापना करी, किसने, महीपति शाह ने, लेकिन शासन किसका चल रहा है, श्याम शाह का, ठीक है। अब श्याम शाह की मृत्यु होती है अलकनंदा नदी में डूबने से, ठीक है। बोला जाता है कि नदी में बोटिंग कर रहा था और वहीं पर इसकी मृत्यु नाव पलटने से हो जाती है, ठीक है। जब इसकी मृत्यु हुई तो इसकी 60 रानियां सती हुई। इससे यह पता चलता है कि श्याम शाह के शासनकाल में सती प्रथा यहाँ पर प्रचलित थी, क्योंकि 60 रानियां सती हुई है और इनका उल्लेख किया है पादरी अजय वैदो ने, ठीक है। देखिए जो ये पादरी आया था पहला, इसके बाद दूसरा पादरी भी आया था यहाँ पर, और फिर तीसरा पादरी भी श्याम शाह के शासनकाल में आया था। और ये जब यहाँ पहुँचा श्रीनगर में 1631 में जब ये श्रीनगर पहुँचा तो इसने देखा कि गढ़वाल का जो शासक है उसकी जो बोल सकते हैं ना कि वहाँ पर उसको चिता उसकी जल रही है, ठीक है। तो श्याम शाह के दाह संस्कार में उपस्थित पादरी कौन था, वो था अजय वैदो, वहाँ पर उपस्थित था। और इसी ने ये बताया कि जो उस समय श्याम शाह था इसकी 60 रानियाँ उसी के साथ एक एक करके क्या हो गई, सती वहाँ पर हो गई थी, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए क्या हुआ, श्याम शाह का किस्सा खत्म हो गया। श्याम शाह से जितने प्रश्न आ सकते थे हमने सारे पढ़ लिए। देखिए श्याम शाह की 60 रानियां जरूर थी, लेकिन ये कैसा था, निसंतान था। श्याम शाह की कोई भी पुत्र नहीं था, ये पता है, ठीक है। एक और चीज़ देखिए, श्याम शाह से एक प्रश्न और बनता है, श्रीनगर में श्यामशाही बाग की स्थापना किसने कराई थी? तो श्रीनगर के अंदर बाग की स्थापना, श्यामशाही बाग, उसकी स्थापना श्याम शाह ने करवाई थी, ठीक है। नाम से आप पहचान सकते हैं। अब क्या हुआ, इसका कोई पुत्र तो था नहीं, तो अब पुत्र बन गया, इसका जो राजा बना अगला गढ़वाल का वो बना महीपति शाह, और ये श्याम शाह का चाचा था, ठीक है। श्याम शाह का चाचा का नाम क्या था, महीपति शाह, और ये गढ़वाल का 46वां राजा था। 1631 को गद्दी पर बैठा, 1635 तक। देखिए कहीं पर 1634 तक दिया गया है कि 1634 तक ये राजा बना रहा, ठीक है। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है, कि कहाँ पर कौन सा सही है। लेकिन जो मेरे को ठीक लगा वो मेरे को लगा 1631 से 1635 तक, क्योंकि फिर कर्णावती यहाँ पर संरक्षिका बन जाती है, ठीक है। अब देखिए महीपति शाह के 3 प्रमुख सेनापति थे जिनके बारे में काफ़ी
पढ़ना या जानना उसके बारे में काफ़ी ज़रूरी है। पहला कौन था? लोधी रुखोला। लोधी रुखोला को गढ़वाल का रखवाला भी बोला जाता है। किसका समकालीन था, किसका सेनापति था? महिपति शाह का। दूसरा है माधो सिंह भंडारी, जिसको गर्वभंजक के नाम से बोला जाता है, वो भी किसके समकालीन था? महिपति शाह का। और तीसरा है बनवारी दास, जिसकी बुद्धि के बारे में बोला जाता है, जैसे गढ़वाल का चाणक्य बोला जाता है ना जिसको, पुरिया नैथानी। तो पुरिया नैथानी के बाद अगर कोई बुद्धिदार व्यक्ति था वो कौन था? बनवारी दास। ये तीनों किसके समकालीन थे? महिपति शाह के। एक और चीज़ ध्यान में रखना, गर्वभंजक बोला जाता है माधो सिंह भंडारी को, और गर्वभंजन, ठीक है, गर्वभंजन किसको बोला जाता है? महिपति शाह को। क्यों बोला जाता है? देखिए महिपति शाह, एक महिपति शाह के बारे में बोला जाता है कि सबसे उम्रदराज व्यक्ति था ये, उम्रदराज शासक था ये, गद्दी पर बैठने वाला। ठीक है। दूसरी बात, इसने अपनी पूरी ज़िंदगी जो थी, इसने अपना पूरा शासनकाल था युद्धों में और विजयों में, ये जीता था, युद्ध करता था, जीतता रहता था, उन्हीं में इसने अपना पूरा शासनकाल बिता दिया था, और उन्हीं विजयों के कारण इसको गर्वभंजन बोला गया था, क्योंकि इसने अपने सभी शत्रुओं का क्या कर दिया था? विनाश कर दिया था। ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, लोधी रुखोला के साथ दापा गया, वहाँ पर इसने विजय प्राप्त की। देखिए दापा पर मानशाह विजय प्राप्त कर चुका था। फिर मानशाह के मरने के बाद जैसे ही दापा के राजा ने वहाँ से टैक्स देना बंद करा, तो शामशाह वहाँ जाता है, शामशाह उसको फिर हरा देता है और फिर से उसको मजबूर कर देता है। लेकिन फिर से क्या हुआ, दापा के आक्रमण होने लगे फिर से, तो दापा ये गया लोधी रुखोला के साथ, और वहाँ इसने दापा के जो शासक था उसको हराया। और फिर क्या हुआ, जब ये वापस आ गया तो दोबारा से दापा में फिर से वो स्वतंत्र हो गया। फिर इसने माधो सिंह भंडारी को वहाँ पर भेजा। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। फिर इसने माधो सिंह भंडारी को भेजा, फिर माधो सिंह भंडारी भी वहाँ पर जीता। अब देखिए महिपति शाह ने अपने शासनकाल में कुल 3 बार दापा पर आक्रमण किया था, ये आपको ध्यान में रखना है। कितनी बार आक्रमण किया था इसने? 3 बार आक्रमण किया था। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। अब देखिए इसी के काल में माधो सिंह भंडारी ने मलेथा की गूल का निर्माण भी किया था। देखिए माधो सिंह भंडारी किसका सेनापति था? महिपति शाह का सेनापति था, और कर्णावती के टाइम तक ये रहेगा। ठीक है, इसकी मृत्यु होती है 1640 के आसपास, जो छोटा चीन का युद्ध होता है वहाँ पर। आगे मैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, माधो सिंह भंडारी को इसने वहाँ भेजा था कि देखिए महिपति शाह ने, एक लड़ाई चल रही थी बिशर नामक युद्ध चल रहा था, बिशर का युद्ध, तो इसको बोला जाता है बिशर का युद्ध। वहाँ पर इसको महिपति शाह ने भेजा माधो सिंह भंडारी को, और बोला जाता है बिशर के युद्ध में ये शहीद हो गए थे। ठीक है, लेकिन ये गलत बात है। जो हरिकृष्ण रतूड़ी हैं वो कहते हैं कि ये वहाँ पर घायल हुए थे, केवल बुरी के तरीके से घायल हो गए थे, जिसको माना गया कि ये वहाँ पर मर गए, लेकिन गलत बात है। इनकी मृत्यु होती है 1640 में बाद में। ठीक है, तो बिसहर के युद्ध में ये गए थे और ये वहाँ पर बुरी कदर घायल हुए थे, इनकी मृत्यु वहाँ पर नहीं हुई थी। आपको पूछा जाएगा माधो सिंह भंडारी किस युद्ध में घायल हुए थे, तो वो था बिशर का युद्ध। ठीक है, और इन्होंने ही मलेथा की गूल का निर्माण कराया था। बोला जाता है इस गूल के निर्माण के लिए इन्होंने अपने पुत्र की भी बलि दे दी थी। ठीक है, इसलिए इनको गर्वभंजक बोला जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ देखिए, महिपति जो माधो सिंह भंडारी है, इनके पुत्र का नाम क्या है? दूसरे पुत्र का नाम है इनका गजेश सिंह। उसकी पत्नी का क्या नाम था? मथुरा बोरानी। ठीक है, और इनके पोते का नाम था अमर सिंह। इन तीनों का नाम, इन तीनों के लेख कहाँ हैं, इनके बारे में जो जानकारी मिली है वो जो रघुनाथ मंदिर है वहाँ के द्वार पे है। इनके बारे में आपको पूछा जाता है कई बार प्रश्न कि देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में जो द्वार है, द्वार पे किसका लेख उत्कीर्ण किया गया है? तो मथुरा बौराणी का लेख वहाँ पर किया गया है। उसी में गजेश सिंह का भी नाम है और अमर सिंह का भी नाम है। ये कौन थे? गजेश सिंह माधो सिंह भंडारी का पुत्र था। मथुरा बौराणी ये माधो सिंह भंडारी की पुत्र वधू थी, यानी कि बहू थी। और फिर ये कौन थे? अमर सिंह, ये उनके पोते थे। ठीक है, अब देखिए महिपति शाह के शासनकाल में वापस आ जाते हैं। रोटी सूची प्रथा की शुरुआत। देखिए जो प्रथा वहाँ पर अजयपाल ने शुरू कराई थी सरोला ब्राह्मणों की, अब यहाँ पर क्या हुआ कि नहीं माना जाता था कि रोटी सूची क्या हुआ। जब ये दापा पर आक्रमण करने गया कौन? महिपति शाह, तो वहाँ पर ठंड थी। अब वहाँ पर पहले क्या था? पहले ये था कि अगर कोई भी रोटी बनाएगा तो अपने सारे कपड़े उतार कर खाना बनाएगा, केवल धोती पहन सकता है, पूरे बदन पे वो धोती ओढ़ेगा और कुछ नहीं पहनेगा। लेकिन वहाँ ठंड ज़्यादा थी, इसके सारे जो बोला जाता है कि जो भी पंडित थे वहाँ पर, जो खाना बनाने वाले थे, एक एक करके मरने लगे। तो अब इसने बोला कि अब इसका क्या किया जाए। फिर इसने एक प्रथा की शुरुआत करी, रोटी सूची प्रथा, यानी कि रोटी को शुद्ध ही माना जाएगा। ये आदेश किसने दे दिया था? महिपति शाह ने। और उसके बाद रोटी कोई भी बना सकता था, कैसे भी बना सकता था, चाहे कपड़े उतार के बनाए, चाहे कपड़े पहन के बनाए। ठीक है, तो रोटी, आपको प्रश्न बनता है रोटी सूची प्रथा किसने शुरू की थी? महिपति शाह ने।
हम ऊपर पढ़ चुके हैं। महीपति शाह को गर्वभंजन भी बोला जाता है। ठीक है, मौला राम ने महीपति शाह को महाप्रचंड भुजदंड की उपाधि दी है। ठीक है, तो महाप्रचंड भुजदंड किसको बोला गया? महीपति शाह को। किसने बोला? ये बोला था मौला राम ने। ठीक है, मुगल लेखकों ने महीपति शाह को अक्खड़ राजा की उपाधि दी है। अब देखिए अक्खड़ राजा क्यों बोला गया इसको? देखिए 1628-27 के टाइम पर क्या हुआ, शाहजहां का वो हो रहा था, क्या हो रहा था, राज्याभिषेक हो रहा था। जहांगीर की मृत्यु हो गई थी और शाहजहां का राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी। शाहजहां ने पूरे भारत के राजाओं को अपने राज्याभिषेक में बुलाया, महीपति शाह नहीं गया। ठीक है, इसको पुनः बुलाने के लिए शाहजहां ने बोला, लेकिन ये फिर भी नहीं गया। तो इसीलिए मुगल लेखक जो हैं इन्होंने इसको अक्खड़ राजा बोला है। ठीक है, तो अक्खड़ राजा की उपाधि किसे दी गई है? वो है महीपति शाह। किसने दी है? मुगल जो लेखक है उन्होंने। ठीक है, एक और चीज़ फ्रेंड्स, इसने क्या किया था महीपति शाह ने, जो अपनी विजयों से, अब ये इतने ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि इन्होंने कुछ नागा साधु जो हरिद्वार आए थे उस समय, उनकी इन्होंने हत्या करवा दी। ठीक है, अब इनको लगा कि यार ये तो मैंने पाप कर दिया। फिर ये गए ऋषिकेश के अंदर भरत मंदिर है, वहाँ पर ये गए। भरत मंदिर में इन्होंने देखा कि जो मूर्ति है वहाँ की वो इन्हीं को देखी जा रही है। तो इन्होंने ऋषिकेश के भरत मंदिर में जो मूर्ति थी उनकी दोनों आंखें भी निकलवा दी। और फिर इनको तब एहसास हुआ कि इनका जो पाप है कई ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि इन्होंने पहले नागा साधुओं की हत्या तो कराई, साथ ही अब मूर्ति की आंखें भी निकलवा दी। तो इन्होंने पश्चाताप करने के लिए जो उस समय कुमाऊं का जो शासक था उसको फ़ोन करा, उसको बोला कि मेरे को क्या करना है, युद्ध करना है और अपना बलिदान वहाँ पर देना है। ठीक है, तो आपको पता होगा इनका मृत्यु जो होती है, कोसी का युद्ध होता है 1635 में। ठीक है, कोसी का युद्ध यानी कि कोसी नदी के तट पर होता है और उसी युद्ध में ये अपना बलिदान दे देते हैं। यानी कि बोला जाता है कि खुद चाहते थे कि मेरा वहाँ पर क्या हो जाए, मेरा वध हो जाए, वहाँ पर मेरे को वीरगति प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो महीपति शाह, कुमाऊं युद्ध में मरने वाला शासक कौन था? महीपति शाह। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए महीपति शाह के बारे में बोला जाता है कि ये दुलाराम का बेटा था। ठीक है, हमने पढ़ा ना ऊपर कि श्याम शाह का चाचा था, श्याम शाह का चाचा और दुलाराम का बेटा था ये। ठीक है, एक और चीज़ हमने ये भी पढ़ा कि महीपति शाह ने 3 बार दापा पर आक्रमण किया था। पहली बार जब ये गया तो 12,000 सैनिक लेकर गया, दूसरी बार ये 20,000 सैनिक लेकर गया, तीसरी बार कम थे। और इन तीनों युद्धों का वर्णन किया है एंड्राडे ने, एक इतिहासकार है एंड्राडे, उसने इन तीनों के बारे में बताया है। ठीक है, एक और चीज़, लोदी, जो लोदी था रिखोला, लोदी रिखोला को इसने दक्षिण गढ़वाल जो था वहाँ का उसने सीमांकन करने के लिए भेजा था। ठीक है, तो दक्षिण गढ़वाल का सीमांकन करने वाला सेनापति कौन था? वो था लोदी रिखोला। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, महीपति शाह 1635 में कोशी के युद्ध में मारा गया। किसी किसी किताब में 1634 भी दिया गया है, आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा। जहाँ पर जो सन है उनको लेकर विवाद होता है, वैसे प्रश्न पेपर में पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, अब देखिए पृथ्वीपति शाह 1635 में कुमाऊं की गद्दी पर बैठा 1664 तक। जब ये गद्दी पर बैठा, बोलते हैं कि इसकी उम्र काफ़ी कम थी, काफ़ी छोटा था ये। ठीक है, अब देखिए इसकी संरक्षिका के रूप में काम करेगी रानी कर्णावती। अगर आपको पूछा जाए रानी कर्णावती किसकी पत्नी थी, किसकी पत्नी थी? महीपति शाह की ये पत्नी थी। ठीक है, और इनका ही पुत्र था पृथ्वीपति शाह। रानी कर्णावती का जो संरक्षिका शासनकाल था वो 1635 से लेकर 1640 तक था। अब देखिए क्या हुआ, महीपति शाह के बारे में हमने ऊपर पढ़ा कि शाहजहां ने अपने दरबार में बुलाया था राज्याभिषेक में, महीपति शाह तो गया नहीं। तो शाहजहां के अंदर भी थोड़ा गुस्सा तो रहेगा ही। अब उसने कोशिश करी थी पहले भी कि मैं इसको हराऊं, लेकिन उसे पता था कि महीपति शाह कैसा है, काफ़ी तगड़ा राजा है, उसने हाथ नहीं डाला महीपति शाह पे। अब जब उसे खबर पता चली 1635 में कि महीपति शाह की मृत्यु हो चुकी है, बेटा उसका अभी छोटा है और कोई रानी वहाँ पर राज कर रही है रानी कर्णावती करके, तो शाहजहां जो है वो अब क्या करेगा, आक्रमण की तैयारी करेगा। ठीक है, 1635 में शाहजहां ने नवाज़त खां के नेतृत्व में मुगल सेना को गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। बोला जाता है अपनी राजनीतिक चतुरता के कारण रानी कर्णावती ने क्या करा, मुगल सेना को हरा दिया। ठीक है, बोला जाता है कि देहरादून के अंदर घेर लिया था, फिर सेना आने ही नहीं दी वहाँ पर, धीरे धीरे सभी को ख़त्म कर दिया था उसने, और फिर आखिर में नवाज़त खां को वहाँ से भागना पड़ा। तो नाक काटी रानी के नाम से जानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसने नवाज़त खां के जो सैनिक आए थे, मुगल सैनिक, कुछ को तो मार दिया, जो बच गए थे उनके आँख, जो नाक और कान थे वो कटवा दिए थे। ठीक है, आपको पूछा जाता है गढ़वाल की किस रानी को नाककटी रानी के नाम से जाना जाता है, तो वो है रानी कर्णावती। किसकी पत्नी थी? महीपति शाह की। और किसकी माता थी? पृथ्वीपति शाह की। ठीक है, जो रानी कर्णावती है इनकी तुलना रानी दुर्गावती से होती है, जो कि गोलकुंडा की थी। ठीक है, गोलकुंडा की रानी दुर्गावती, इनसे तुलना की जाती है रानी कर्णावती की। ठीक है,
हुआ क्या था, देखिए 1565 के टाइम पर गोलकुंडा में शासन कर रही थी रानी दुर्गावती और यहाँ पर आक्रमण करता है अकबर। और इस युद्ध में इन्होंने भी ऐसे ही बहादुरी से लड़े थे, अकबर जैसे महान शासक के खिलाफ, जो इतना शक्तिशाली शासक था उसके खिलाफ ये लड़ी थी। और अपने पुत्र सहित, उनका पुत्र भी उस समय छोटा था, पुत्र सहित ये उस युद्ध में शहीद हो गई थी। ठीक है, तो इनकी तुलना दुर्गावती से की जाती है, गोलकुंडा से, और साथ ही इनकी तुलना ताराबाई से भी की जाती है। तो किस रानी की तुलना ताराबाई से या फिर जो दुर्गावती है गोलकुंडा की, उनसे की जाती है, तो वो कौन है, वो है रानी कर्णावती। ठीक है, देहरादून में राजपुर नहर का निर्माण किसने कराया था? तो देहरादून के अंदर राजपुर नहर का निर्माण भी रानी कर्णावती ने कराया था। ठीक है, देहरादून में ही इन्होंने कर्णपुर नामक शहर भी बसाया था और इन्होंने फिर क्या करा, नवादा को अपनी राजधानी बना लिया था। ठीक है, तो नवादा को अपनी राजधानी बनाया किसने था? कर्णावती ने। और किसके टाइम पर यह बनी थी? पृथ्वीपति शाह के टाइम पर जो नवादा थी ये राजधानी यहाँ पर बन गई थी। ठीक है, अब देखिए, अब आ गई माधव सिंह भंडारी के बारे में आखिरी बात। देखिए, तुमुल का युद्ध चल रहा था, सतलज नदी के तट पर हुआ था। माधव सिंह भंडारी इस युद्ध में शहीद हो गए थे, इस युद्ध में मारे गए थे। 1640 के आसपास का ये युद्ध बताया जाता है। ठीक है, इसी युद्ध में माधव सिंह भंडारी मारे गए थे। अब एक और चीज़ देखिए, यहाँ पर दो प्रश्न बनते हैं। पहला, किस युद्ध में मारे गए? तुमुल का युद्ध में। इसको छोटा चीनी युद्ध भी बोला जाता है। कौन सी नदी के तट पर मारे गए थे? सतलज नदी के तट पर। तीन तीन प्रश्न यहाँ पे बनते हैं फ्रेंड्स, आपको तीनों फैक्ट याद रखना है। कौन सा युद्ध था? तुमुल का युद्ध था। इसको छोटा चीनी युद्ध भी बोला जाता है। ठीक है, दूसरा, कौन सी नदी के तट पर यह हुआ था? ये सतलज नदी के तट पर हुआ था, जिसमें माधव सिंह भंडारी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब देखिए 1640 में माधव सिंह भंडारी भी मारे गए। इसी के साथ क्या हुआ, रानी कर्णावती जो था उनका जो संरक्षिका काल था वो खत्म हुआ और 1640 में गद्दी पर बैठ गए, यानी कि शासन की जो सत्ता थी वो अपने हाथों में ले ली पृथ्वीपति शाह ने। ठीक है, 1640 में। अब क्या हुआ, जब ये गद्दी पर बैठ गया उसके बाद जो मंधाता प्रकाश था, ये कौन था मंधाता प्रकाश? ये सिरमौर का शासक था। सिरमौर यानी कि तत्कालीन जो हिमाचल प्रदेश था वहाँ का शासक कंटिन्यू गढ़वाल पर आक्रमण करे जा रहा था। क्योंकि देखिए हुआ क्या, नवाज़त खां 1635 में आया, उसके साथ ये भी आया था, लेकिन नवाज़त खां को तो जैसे बोला ना मैंने ऊपर की, रानी कर्णावती ने अपनी चातुरता से उसको पराजित कर दिया, उसको वहाँ से भागने को मजबूर कर दिया। लेकिन ये तो नहीं भागेगा, ये तो लगातार आक्रमण करे जा रहा है। तो फिर पृथ्वीपति शाह को आता है गुस्सा और फिर वो आक्रमण कर देता है सिरमौर के ऊपर, इसके ऊपर, और फाइनली दोनों के बीच एक संधि होती है जिसको बोला जाता है हाटकोटी की संधि। आपको प्रश्न बनता है, हाटकोटी की संधि किस किस के मध्य में हुई थी? ये पृथ्वीपति शाह और मंधाता प्रकाश जो कि सिरमौर का शासक था उसके बीच में होती है 1650 में। ठीक है, और वहाँ पर पृथ्वीपति शाह ने जो बोलते हैं कि सीमा निर्धारित कर दी थी। ठीक है, तो सीमा फिक्स कर ली थी किसने? पृथ्वीपति शाह ने। अब देखिए क्या हुआ, इसी के काल में गढ़वाली चित्रकला की शुरुआत हो गई। गढ़वाली चित्रकला की शुरुआत कैसे? देखिए, जब 1657 में जब दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच युद्ध चल रहा था तो दारा शिकोह का पुत्र सुलेमान शिकोह गढ़वाल आया और अपने साथ मुगल दरबार से कुछ चित्रकारों को लेकर वो आ गया था। ठीक है, श्यामदास और हरदास करके ऐसे कुछ इतिहास जो चित्रकार थे वो इसके साथ आ गए थे और गढ़वाली चित्रकला की शुरुआत हो जाती है। कब से शुरुआत मानी जाती है गढ़वाली चित्रकला की? 1658 से। ठीक है, एक और प्रश्न इसके बारे में आता है। देखिए, इसकी राजधानी नवादा में तो है, इसने अपनी दूसरी राजधानी भी स्थापित कर दी। दूसरी राजधानी इसने कहाँ स्थापित करी? राजगढ़ी में, और वहाँ का शासक इसने दिलीप शाह को नियुक्त कर दिया था। ठीक है, तो राजगढ़ी को अपनी राजधानी किसने बनाया था? ये द्वितीय राजधानी किसने बनाया था? पृथ्वीपति शाह ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ स्थापित करी? राजगढ़ी में, और वहाँ का शासक बना दिया था दिलीप शाह को। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, जब रानी कर्णावती की मृत्यु हो गई, शाहजहां भी अब थोड़ा ध्यान उसका फिर से गढ़वाल की तरफ आने लगा, तो उसने फिर से सेना तैयार कराई और खलीतुल्ला के नेतृत्व में गढ़वाल पर 1655 में आक्रमण करवा दिया। ठीक है, इससे पहले बोला जाता है कि उसने 1652 में भी इरज खां के नेतृत्व में आक्रमण कराया था, लेकिन उसका कोई उल्लेख मिलता नहीं है कहीं पर। 1655 में खलीतुल्ला के नेतृत्व में और फिर 1656 में कासिम खां के नेतृत्व में शाहजहां ने फिर से गढ़वाल पर आक्रमण करवाया था, लेकिन वो इसको जीत नहीं पाया था। ठीक है, अब देखिए पृथ्वीपति शाह के टाइम पे क्या हुआ, अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं ना कि सुलेमान शिकोह आता है गढ़वाल में और उसको शरण देता है पृथ्वीपति शाह। ठीक है, तो पृथ्वीपति शाह के खिलाफ अब यहाँ पर आक्रोश जनता में आना शुरू हो जाएगा। क्यों? शाहजहां ने, अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, लगातार आक्रमण करा रहा है गढ़वाल पे, और फिर उसी के बेटे को, उसी के बेटे के बेटे को, उसी के पोते को पृथ्वीपति शाह यहाँ शरण दे देता है। ठीक है, औरंगजेब से डायरेक्ट दुश्मनी ले लेता है। ये पसंद नहीं आया मेदिनी शाह को, और मेदिनी शाह ने सुलेमान शिकोह को पकड़कर कहाँ सौंप दिया था?
उसे पकड़कर तो नहीं सौंपा था। ऐसा बोला जाता है कि सुलेमान सिकोह को जब कुछ समझ में आया कि गढ़वाल में भी उसको मारने के प्लान चल रहे हैं, वो खुद ही वहाँ से निकल गया था। वो नेपाल जाना चाहता था, ठीक है, सुलेमान सिकोह, लेकिन वो रास्ता भटका और कहाँ पहुँच गया, वो इन्हीं के हाथ लग गया था, ठीक है। मेदिनी प्रकाश और जो जयसिंह आए थे उनके हाथों में लग गया था। और फिर उसको जो 5 जून 1661 के दिन, ये आपको तारीख याद रख लीजिए आप, इस दिन को बल उसको औरंगजेब के सामने प्रस्तुत कर दिया गया था, ठीक है, सुलेमान सिकोह को। जब पृथ्वीपति शाह को यह पता चला कि उसके पुत्र मेदिनी शाह ने उसके साथ क्या करा, धोखा कर दिया, तो मेदिनी शाह को पृथ्वीपति शाह ने क्या कर दिया था, देश निकाला दे दिया था, ठीक है। फिर बोला जाता है ये भी दिल्ली चला गया था और 1662 में औरंगजेब ने दिल्ली से एक पत्र लिखकर भेजा था पृथ्वीपति शाह को कि आपका पुत्र यहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, मेदिनी शाह, कई इतिहासकार मानते हैं कि पृथ्वीपति शाह के बाद गद्दी पर मेदिनी शाह बैठा और बाद में फिर मेदिनी शाह का पुत्र फतेहपति शाह बैठा, लेकिन ये सच नहीं हो सकता क्योंकि मेदिनी शाह को तो देश निकाला दे चुका थे पृथ्वीपति शाह। अब गद्दी पर क्या होगा, देखिए 1664 में पृथ्वीपति शाह ने अपने पोते यानी कि मेदिनी शाह के पुत्र फतेहपति शाह को गद्दी पर बैठा दिया, ठीक है। बोला जाता है कि फतेहपति शाह उस समय काफ़ी छोटे थे, लगभग 2-3 साल के रहे होंगे, 3-4 साल के रहे होंगे। तो 1664 से लेकर 1668 तक इनका संरक्षक के रूप में कार्य किया था किसने, पृथ्वीपति शाह ने, ठीक है। और फिर 1668 में जाके पृथ्वीपति शाह की मृत्यु होती है। देखिए 1664 में मृत्यु नहीं होती है, इनकी मृत्यु होती है 1668 में क्योंकि पृथ्वीपति शाह की, और तब इनकी संरक्षिका बनती है महारानी कटौची। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको प्रश्न बनता है फतेहपति शाह के प्रथम संरक्षक कौन थे, वो थे पृथ्वीपति शाह, ठीक है, ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए फतेहपति शाह का अब शासनकाल शुरू हो गया। अब हम फतेहपति शाह के बारे में पढ़ेंगे। 1664 से लेकर 1716 तक ये फतेहपति शाह का शासनकाल था पूरा। अब इसको देखते हैं। अब देखिए हुआ क्या, ये नाथ पंथ के अनुयायी थे, ठीक है। एक अनुयायी कौन था, अजयपाल, वो भी गोरखनाथ पंथ के अनुयायी थे, और फिर ये भी नाथ पंथ के अनुयायी थे, फतेहपति शाह। एक और चीज़, फतेहपति शाह का एक चित्र मिलता है जिसमें वो घोड़े पर बैठे हैं, ठीक है। तो घोड़े पर बैठा हुआ चित्र किस पंवार शासक का मिलता है, वो है फतेहपति शाह का। वैसा ही चित्र गुरु गोविंद सिंह जी का भी मिलता है और उनका भी मिलता है जो शिवाजी थे, ठीक है। अब देखिए फतेहपति शाह हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्हीं के काल को गढ़वाल का स्वर्ण काल बोला जाता है। किसने कहा था, अभी हम सब कुछ देखने वाले हैं इसमें, ठीक है, कुछ ही मिनटों में। अब देखिए मतीराम द्वारा इनकी तुलना किससे की गई, शिवाजी। देखिए मतीराम किसका दरबारी कवि था, ये फतेह शाह का दरबारी कवि था और इसने फतेह शाह की तुलना शिवाजी से की है। गढ़वाल का स्वर्ण काल भी किसने बोला, मतीराम ने ही बोला, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। परमार वंश के शासक जो फतेह शाह था, इसके काल को स्वर्ण काल किसने कहा था, मतीराम ने, और मतीराम ने ही इसकी तुलना शिवाजी से की थी। तो आपको कई बार प्रश्न बनता है किस परमार शासक की तुलना शिवाजी से की गई, वो था फतेहपति शाह। अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए फतेह प्रकाश की रचना, फतेह प्रकाश की रचना की है कवि भूषण ने, और उसके अंदर जो ये फतेह प्रकाश है इसमें इसको बोला गया है सील का सागर, ठीक है, हिंदुओं का रक्षक और उदंडों को दंड देने वाला शासक। किसको बोला गया है, फतेहपति शाह को। आपको डायरेक्टली प्रश्न आएगा कि किस परमार शासक को हिंदुओं का रक्षक बोला जाता था, फतेहपति शाह। सील का सागर बोला जाता था, फतेहपति शाह। उदंडों को दंड देने वाला यानी कि जो उत्पात मचाते थे उनको दंड देने वाला कौन है, फतेहपति शाह। किस में बोला गया है, फतेह प्रकाश में। और फतेह प्रकाश की रचना की है कवि भूषण ने। कवि भूषण किसके दरबार में रहते थे, फतेहपति शाह के। सभी प्रश्न आपस में कनेक्टेड है, आपको कहानी के वाइज इनको याद रखना है। मैंने सीरियल वाइज आपको यहाँ पर दिया है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाते हुए चलिए, ठीक है। देखिए फ्रेंड इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, लेकिन आपको साथ साथ अगर आप जैसे मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ उसको लिखते लिखते आप चलें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट इससे मिलेगा, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी हैं जो यहाँ पर लिखे नहीं गए हैं, लेकिन जो मैं आपको बताते बताते मुझे जो याद आता है मैं आप यहाँ पर बोल देता हूँ, ठीक है। तो आप उसको बोलते बोलते भी आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। वैसे पीडीएफ आपको 2 से 4 दिन में इसकी पीडीएफ आपको अपलोड मिल जाएगी। देखिए फतेहपति शाह के दरबार में नवरत्न भी रहते थे। देखिए अकबर के दरबार में भी नवरत्न रहते थे और जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था उसके दरबार में भी नवरत्न रहते थे। इसीलिए इसके दरबार में इसको भी तुलना किससे की जाती है, इसकी तुलना अकबर से की जाती है क्योंकि इसके दरबार में भी नवरत्न रहते थे, ठीक है। अगला है इसके दरबार में जो प्रसिद्ध चित्रकार थे वो कौन थे, तो केहरदास और श्यामदास। ये किसके दरबार में रहते थे, ये फतेहपति शाह के दरबार में रहते थे, ठीक है। उद्योग चंद्र ने बधानगढ़ जीता, इसने बैजनाथ जीता। अब देखिए इसी के टाइम पे जो उद्योग चंद था, उद्योग चंद ने गढ़वाल पर आक्रमण किया और उसने बधानगढ़ तक जीत लिया था। बदले में इसने क्या करा, इसने जो कुमाऊं का बैजनाथ था वहां तक इसने जीत लिया, यानी कि लड़ाइयाँ प्रॉपर आपस में चल रही थी, उनमें कोई कमी नहीं थी, ठीक है, आपस में दोनों बिल्कुल लगे हुए थे। अब क्या हुआ,
फतेहपति शाह के टाइम पर क्या हुआ, सिरमौर का राजा इस समय मेदिनी प्रकाश था, मंदाता प्रकाश मारा गया। देखिए शाहजहां के ही टाइम पे मंदाता प्रकाश की मृत्यु हो जाती है। हुआ क्या कि 1652-53 के टाइम पर शाहजहां दोबारा से प्लान बना रहा था गढ़वाल पे आक्रमण करने का, लेकिन जैसे ही वो आक्रमण करने जा रहा था मंदाता प्रकाश की हो जाती है मृत्यु और उसके आक्रमण का जो प्लान होता है वो हो जाता है कैंसिल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। मंदाता प्रकाश मारा गया, राजा आ गया मेदिनी प्रकाश। मेदिनी प्रकाश को इसने पराजित किया, वहां के डाकुओं का दमन किया। बैराटगढ़, कालसीगढ़, जौनसार, पमाटा, ये सभी गढ़ इसने जीत लिए। सभी गढ़ कहाँ के थे पहले, ये सभी हिस्सा थे सिरमौर का, यानी कि हिमाचल प्रदेश का, और वहां से इनको जीत लिया था किसने, फतेहपति शाह ने। ठीक है, क्या आपको ध्यान में रखना है, सिरमौर के राजा को पराजित कर कालसी और बैराटगढ़ को गढ़वाल में मिलाने वाला शासक कौन था, फतेहपति शाह, और उस समय सिरमौर का शासक था मेदिनी प्रकाश। अब देखिए क्या हुआ, 1688 के टाइम पे पवाटा के समीप भंगाड़ी का युद्ध लड़ा। किसके बीच हुआ था ये भंगाड़ी का युद्ध, ये हुआ था गुरु गोविंद सिंह और फतेहपति शाह के मध्य में। देखिए बोला जाता है कि जो मेदिनी प्रकाश था उसने गुरु गोविंद सिंह को यहाँ पर बुलाया था, और गुरु गोविंद सिंह क्या चाहते थे, वो ये चाहते थे कि जो फतेहपति शाह है और जो मेदिनी प्रकाश है दोनों के जो संबंध है वो अच्छे हो जाएं। ठीक है, तो बोला जाता है उसी ने इनको यहाँ पर बुलाया था। जो गुरु गोविंद सिंह है, इन्होंने, इनकी आत्मकथा का नाम है विचित्र नाटक, और इसमें इस युद्ध का वर्णन इन्होंने किया है। ठीक है, कहीं पर बोला गया है 1688 में लड़ा गया, कोई बोलता है 1689 में ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं। एक और चीज़ फ्रेंड्स, गुरु गोविंद सिंह के बाद यहाँ पर गुरु राम राय को भी इन्होंने 3 गांव दिए थे, तो गुरु राम राय का भी उल्लेख किसके साथ किया जाता है, फतेहपति शाह के साथ, यानी कि उनके समकालीन थे। गुरु राम राय को इन्होंने खुड़बुड़ा, राजपुर और चामासारी, ये जो 3 गांव थे ये भेंट में किए थे। देखिए गुरु राम राय का काफ़ी सम्मान करता था कौन, औरंगजेब। तो औरंगजेब ने बोलते हैं कि आदेश दिया था यहाँ पर कि इनकी बिल्कुल खातिरदारी की जाए। ठीक है, तो इसीलिए इनको अपने दरबार में बुलाता है फतेहपति शाह, और फिर इनको झंडा दरबार बनाने के लिए जो देहरादून में इन्होंने बनाया है 3 गाँव भेंट में देता है, खुड़बुड़ा, राजपुर और चामासारी। फिर क्या होता है, इसके बाद इनका बेटा आएगा बाद में, फतेहपति शाह का मतलब पोता आएगा प्रदीप शाह। प्रदीप शाह फिर इनको 4 गांव और देता है। ठीक है, गिफ्ट में, भेंट में, ये भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसकी अष्टकोणीय मुद्रा भी मिली है, तो देखिए अष्टकोणीय मुद्रा किसकी मिली है, वो मिली है फतेहपति शाह की ही। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया ना 3 गांव किसने दिए थे, फतेहपति शाह ने दिए, फिर 4 गांव कौन देगा, प्रदीप शाह। अगर आपको पूछा जाएगा कि गुरु राम राय को 4 गांव दान में देने वाला व्यक्ति कौन था, वो था प्रदीप शाह। ठीक है, या फिर उनके जो किसी उनके समय रिश्तेदार रहे होंगे उनको दी थी। 4 गांव कौन कौन से था, आप लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, छाया वाला था, भोजन वाला था, पंडितवारी और घाटा वाला। ये सभी 4 जो गांव थे ये दान में दिए थे किसने, प्रदीप शाह ने। अष्टकोणीय मुद्रा किस पमार शासक की मिली है, फतेहपति शाह की। प्रमुख ग्रंथ की बात करें अगर हम, तो देखिए फतेहपति शाह के टाइम पे कुछ प्रमुख ग्रंथों की रचना हुई थी, उनके बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है, पेपर में प्रश्न बन सकता है। देखिए फतेह शाह हम ऊपर पढ़ चुके हैं, रतन कवि ने इसकी रचना करी थी, और रतन कवि को शेमराज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फतेह प्रकाश, इसकी रचना कवि भूषण ने करी थी, और इसके अंदर इसको क्या बोला गया था, हिंदुओं का रक्षक बोला गया था। ठीक है, आगे भी जो जो बातें थी हमने ऊपर देख लिया। अगला आता है वृत्त विचार। वृत्त विचार ये भी फतेह शाह के टाइम की रचना है, और इसकी रचना कविराज सुखदेव मिश्रा ने की थी। ठीक है, फतेह शाह यशोवर्मन, इसकी रचना की थी रामचंद्र ने। रसराज ग्रंथ और व्रत कौमुदी, इसकी रचना की थी मतीराम ने। मतीराम ने ही इसके काल को स्वर्णकाल बोला, और व्रत कौमुदी जो है इसको छंदसार पिंगल के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी रचना भी मतीराम ने की थी। ठीक है, अगला है फतेह शाह कर्ण। तो फतेह शाह कर्ण की रचना की थी जटाधर या जटाशंकर ने, दोनों एक ही नाम है। ठीक है, तो दोनों एक ही नाम है, आपको ध्यान में रखना है। तो इनकी रचना क्या है, फतेह शाह कर्ण। तो ये रचनाएं आपको ध्यान में रखनी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो फतेह शाह के काल में हुई थी। ठीक है, इसीलिए फतेह शाह के काल को क्या बोला जाता है, गढ़वाल का स्वर्णकाल बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक और चीज़ फ्रेंड्स आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर कि किस पमार शासक का, जो मैंने शुरुआत में बोला जब हम इसके काल को पढ़ रहे थे, कि किस पमार शासक का एक घोड़े पे बैठा हुआ चित्र मिलता है शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह जैसा, तो वो मिलता है इसी का। ठीक है, अब देखिए 1716 में इसकी मृत्यु हो गई, फतेह शाह की मृत्यु हो गई 1716 में। 1716 की शुरुआत में बोला जाता है इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जनवरी फरवरी में। अब गद्दी पर बैठता है उपेंद्र शाह। उपेंद्र शाह किसका पुत्र था, फतेहपति शाह का। ठीक है,
अब ये गद्दी पर बैठा और बग्वाल दीपावली के दिन इसकी मृत्यु हो जाती है। ये अभिलेख में लिखा गया है टिहरी राज्य अभिलेखागार में, ठीक है। यानी कि जनवरी फरवरी में बैठा था गद्दी पर, नवंबर तक इसकी मृत्यु हो जाती है 1716 नवंबर में, ठीक है। तो 1716 नवंबर में गद्दी पर फिर बैठता है दिलीप शाह, और दिलीप शाह की मृत्यु फिर 2-3 महीने के अंदर यानी कि 1717 के जनवरी फरवरी में इनकी मृत्यु भी हो जाती है। और फिर इन्हीं दिलीप शाह का बेटा आता है परमार वंश का 51वां राजा, वो था कौन? प्रदीप शाह, ठीक है। तो आपको याद रखना है परमार वंश का 50वां राजा कौन था? दिलीप शाह है। और अब इसी दिलीप शाह का पुत्र आता है कौन? प्रदीप शाह। अब देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ से देखिए 10 राजा बचे हैं, 10 के 10 राजा काफ़ी महत्वपूर्ण है सन के साथ, ठीक है। प्रदीप शाह के पिता का नाम क्या था? दिलीप शाह। माता का नाम कनकदेई था, कनकदेई इनकी संरक्षिका थी। एक और चीज़ फ्रेंड्स, अभी तक हमने जितना भी हम पढ़ेंगे आगे आगे संरक्षिकाएं और भी आएंगी, कनकदेई के काल को गढ़वाल का ब्लैक पीरियड भी बोला जाता है, ठीक है। यानी कि जब तक इन्होंने संरक्षिका के रूप में काम किया उस काल को ब्लैक पीरियड ऑफ गढ़वाल बोला जाता है। स्वर्ण काल तो हमने पढ़ लिया, ब्लैक पीरियड यानी कि काला काल किसके काल को बोला जाता है? कनकदेई को, ठीक है। कनकदेई किसकी संरक्षिका थी? ये प्रदीप शाह की संरक्षिका थी, ठीक है। अब देखिए प्रदीप शाह के शासनकाल में क्या हुआ। कल्याण चंद्र चतुर उस समय चंद्रवंश का राजा था। मैंने आपको वाली जो चंद्रवंश वाली वीडियो है पूरे विस्तार से इस कहानी को बताया है। 1743-44 में रोहिल्लाओं का आक्रमण होता है, ठीक है। शिवदेव जोशी वाली पूरी कहानी मैंने आपको बताई, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। कल्याण चंद्र चतुर तो वहाँ पर हार जाता है रोहिलों से, रोहिल्लाओं का आक्रमण, कब्जा हो जाता है अल्मोड़ा के अंदर, और फिर ये भागकर आ जाता है गढ़वाल में और मदद मांगता है प्रदीप शाह से। तो प्रदीप शाह ने इसकी मदद की थी, 3 लाख रुपए दिए थे रोहिल्लों को, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो रोहिल्लाओं के से रक्षा किसने करी थी? कल्याणचंद की, प्रदीप शाह ने। दूसरी चीज देखिए 1743 में प्रदीप शाह ने उसको तो बचा दिया, लेकिन 1757 में जो रोहिल्ला था, सरदार था, कौन था उस समय? नजीब खान, ये नजीबोद्दौला भी उसको बोला जाता है, उसने आक्रमण कर दिया गढ़वाल पर, ठीक है। तो गढ़वाल पर रोहिल्लाओं का आक्रमण हुआ 1757 में, और उसने क्या करा था, जो दून वाला क्षेत्र था, दून जौनसार का जो क्षेत्र था, उस पर अपना कब्जा कर लिया था। किसने? नजीब खान ने। और वो कब्जा रहा 1770 तक। 1770 में नजीब खान की मृत्यु हो गई और वापस से वो क्षेत्र जो था वापस से गढ़वाल में मिल गया। तो आपको ध्यान में रखना है गढ़वाल पर रोहिल्ला आक्रमण कब हुआ? 1757 में, और 1770 तक देहरादून वाला जो क्षेत्र था वो उसी के अंडर में रहा था, ठीक है। बात करें अगर हम प्रदीप शाह के मंत्री की, तो प्रदीप शाह का एक मंत्री था जिसका नाम है चंद्रमणि डंगवाल, और इसी चंद्रमणि डंगवाल ने श्रीनगर के अंदर मंगलेश्वर मंदिर का निर्माण भी कराया था, ठीक है फ्रेंड्स। इसका एक दरबारी कवि था मेधाकर शर्मा, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं पहले भी सहेजपाल वाले टॉपिक में। मेधाकर शर्मा ने रामायण प्रदीप की रचना की है, ठीक है। तो रामायण प्रदीप किसके काल में लिखा गया? प्रदीप शाह के। रचना किसने करी? मेधाकर शर्मा ने, ठीक है। इसका एक ज्योतिष भी था जिसका नाम था जयदेव बहुगुणा, ठीक है। तो जयदेव बहुगुणा किसका ज्योतिष था? किसके दरबार में रहता था? प्रदीप शाह के। इसने अपनी राजधानी नवादा से लेकर कहाँ लेकर आ गया थे? धामूवाला, यानी कि राजधानी परिवर्तित इसने फिर से की थी और धामूवाला में ये राजधानी लेकर आ गया था, ठीक है। मुद्रा की बात करें तो इसके टाइम पर एक मुद्रा प्रचलन में आई थी जिसका नाम था मोनाशाही तिमशा। तो मोनाशाही तिमशा क्या है? तो ये एक मुद्रा का नाम है जो प्रदीप शाह के शासनकाल में चली थी। प्रदीप शाह के शासनकाल को गढ़वाल का सबसे समृद्ध काल भी बोला जाता है, ठीक है। इसका एक सिक्का लखनऊ संग्रहालय में भी अभी भी वहाँ पर उपस्थित है, ठीक है। तो लखनऊ संग्रहालय में किसका सिक्का है? वो है प्रदीप शाह का, और बोला जाता है ऐसा कि प्रदीप शाह की मृत्यु लकवा होने से हो गई थी, ठीक है। तो प्रदीप शाह की मृत्यु हो गई। देखिए एक और चीज़ प्रदीप शाह के शासनकाल में बोली जाती है कि जो 5 भाई थे, 5 भाई कठेत, वो भी प्रदीप शाह के समकालीन थे, और ऐसा बोला जाता है कि जो इसकी संरक्षिका थी कनकदेई, उसी के रिश्ते में वो कुछ लगते थे, तो खुली छूट उनको दी गई थी। बाद में उन्हीं 5 भाई कठेतों की हत्या कौन करवाता है? पुरिया नैथानी। तो पुरिया नैथानी भी किसके समकालीन था? प्रदीप शाह के, ठीक है। जब हम व्यक्ति विशेष के बारे में पढ़ेंगे तब हम इसके एक एक करके हम उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मैंने अभी तीलू रौतेली के बारे में नहीं पढ़ा। तीलू रौतेली का आपको पता है 1661 में जन्म होता है, ठीक है ना। गढ़वाल की झांसी की रानी उनको बोला जाता है। तो सभी हम जब व्यक्ति विशेष में पढ़ेंगे तब उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही पुरिया नैथानी का जो टॉपिक है वो भी तब आएगा, लेकिन आपको अभी सिर्फ इतना याद रखना है 5 भाई कठेतों की हत्या किसने कराई थी? पुरिया नैथानी ने कराई थी, ठीक है। अब देखिए 52वां राजा कौन बनेगा? वो बनेगा ललित शाह। देखिए प्रदीप शाह तो मर गया 1772 में, ठीक है। अब ललित शाह गद्दी पर बैठा 1772 में, और 1780 तक ललित शाह का काल चलेगा, ठीक है। अब देखिए ललित शाह के टाइम पे सिखों के आक्रमण हो रहे हैं, यानी कि सिखों के लगातार आक्रमण यहाँ पर चल रहे हैं। 1775 में भी हुआ, 1778 में भी हुआ, फिर 1779 में सिरमौर का युद्ध भी होता है। ललित शाह और सिखों के मध्य में सिरमौर का युद्ध भी होता है, ठीक है।
अब देखिए हुआ क्या, ललित शाह एक तो इधर लगा पड़ा पहले युद्धों में, उधर से हर्षदेव जोशी ने उसको एक ऑफर कर दिया कि कुमाऊं पर आक्रमण कर लो, क्योंकि हम कुमाऊं वंश में पढ़ चुके हैं, चंद्रवंश के अंदर पढ़ चुके हैं कि 1777 में दीपचंद वहां का शासक था। मोहन सिंह आता है, मोहन सिंह रौतेला या मोहन सिंह गुसाई, उसने क्या करा, दीपचंद को जिंदा रहते, उसके जीवित रहते ही अपने आप को क्या कर दिया था, शासक घोषित कर दिया था, दीपचंद को बंदी बना दिया था। ठीक है, तो 1717 में कुमाऊं में अस्थिरता फिर से छाने लगी थी और तब हर्षदेव जोशी ने आमंत्रित किया ललित शाह को गढ़वाल कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए। ठीक है, तो इसने आक्रमण किया, बगवाली पोखर में युद्ध हुआ मोहनचंद के साथ, जिसमें मोहनचंद हार गया और वहां से भाग गया। ठीक है, तो मोहनचंद को हराने के बाद 1780 में प्रद्युमन शाह को इसने दीपचंद का दत्तक पुत्र बनाकर कुमाऊं का राजा बना दिया प्रद्युमन चंद के नाम से। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, प्रद्युमन शाह को चंद्रवंश का दीपचंद का दत्तक पुत्र किसने बनाया था, हर्षदेव जोशी की मदद से ललित शाह ने। ठीक है, ललिपत शाह भी इसको कहीं पर बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जब ये अपने बेटे प्रद्युमन शाह को कुमाऊं का राजा बनाकर लौट रहा था तो रास्ते में 1780 में वापस आते समय घाम लगने से यानी कि मलेरिया से इसकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर होती है, दुलड़ी नामक एक जगह है, वहाँ पर इसकी मृत्यु हो जाती है घाम लगने से या फिर मलेरिया से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको ध्यान में रखना है, मलेरिया से मरने वाला पमार शासक कौन है, वो है ललित शाह। ठीक है, अब देखिए ललित शाह के 4 पुत्र थे, कौन कौन थे, जयकृत शाह सबसे बड़ा पुत्र, दूसरे नंबर का पुत्र प्रद्युमन शाह, फिर आता है पराक्रम, फिर आता है प्रीतम। देखिए प्रद्युमन और पराक्रम ये सगे भाई थे और ये दोनों सगे भाई थे। ठीक है, यानी कि अब इन दोनों की हमेशा इसके साथ हमेशा क्या रहेगी, लड़ाई चलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। देखिए अब क्या हुआ, वापस आते हुए ललित शाह की तो मृत्यु हो गई 1780 में। अब ललित शाह मारा गया, सबसे बड़ा बेटा है जयकृत शाह, तो वो कुमाऊं गढ़वाल की गद्दी पर बैठेगा और कुमाऊं की गद्दी पर कौन बैठा हुआ है, प्रद्युमन चंद, यानी कि समकालीन कौन है इसके, प्रद्युमन चंद है। अब देखिए इसके टाइम पे क्या हुआ, जयकृत शाह के टाइम पे जो षड्यंत्र थे वो इतने पहुंच चुके थे कि ये पूरी तरीके से पागल हो जाता है वहां पर। अब देखिए क्या क्या हुआ, सबसे पहली चीज, समकालीन कौन था इसका वहां पर, इसका समकालीन था वहां का राजा कौन, प्रद्युमन चंद। ठीक है, इसी का सौतेला भाई है, आपस में पहले इनकी आपस में बहस चलती रहेगी। इसके एक मंत्री का नाम था कृपाराम डोभाल। देखिए कृपाराम डोभाल के बारे में बोला जाता है कि ये ऐसा तानाशाह बन चुका था वहाँ का कि जिसको भी अगर इसको किसी की एक बात भी बुरी लगती ये सीधा उसकी गर्दन उड़ा देता था। ठीक है, कौन, कृपाराम डोभाल। तो बोला जाता है कि फिर जो यहाँ का जो दीवान था या जो यहाँ का गवर्नर था श्रीनगर का, उससे लोगों ने कंप्लेन करी। गवर्नर कौन था यहाँ का, कोई घमंड सिंह मियाँ करके कोई गवर्नर था, उसने लोग उसके पास गए, उन्होंने कृपाराम डोभाल की सारी करतूतें उसको बताई, घमंड सिंह ने इसकी गर्दन वहीं पे उड़ा दी, राज दरबार में ही इसकी गर्दन उड़ा दी। यानी कि जयकृत शाह को कोई मतलब नहीं किसी से, मतलब किसी को इससे कोई मतलब ही नहीं, सब अपना ही करे जा रहे हैं। कृपाराम डोभाल की हत्या कर दी घमंड सिंह ने, उसके बाद घमंड सिंह फिर सर्वे सर्वा बन गया, वो अपनी राजकाज चलाने लग गया, पूरी तरीके से तानाशाही वो अपनी चलाने लग गया। जयकृत शाह परेशान होने लगा, फिर क्या हुआ, परेशान और बढ़ गई कैसे, 1783 के टाइम पे गढ़वाल पर सिखों ने भी आक्रमण कर दिया। ठीक है, तो 1783 के टाइम पे सिखों का भी आक्रमण हो गया। अंदरूनी कलह वैसे ही चल रही है, भाई उधर से आंख वैसे ही दिखा रहा है और ज़्यादा पागल ये यहाँ पर राजा होने लगा। 1783 में इसने सिखों को एक कर देना, वहाँ पर इसने डिसाइड किया कि मैं आपको राखी नामक कर दूंगा, आप मेरे पे आक्रमण ना करें। तो राखी नामक कर किस पमार शासक ने दिया था सिखों को, वो था जयकृत शाह, और ये उपज का 5वां भाग होता था ऐसा बोला जाता है। और साथ ही इस कर के साथ ही 4000 रुपये सालाना भी मैं दूंगा, ये भी बोला था किसने, जयकृत शाह ने। तो यहाँ से सिखों का क्या होता है, सिक्के वापस चले गए। ठीक है, अब क्या हुआ, जयकृत शाह थोड़ा फिर से कोशिश करता है कि मैं फिर से अपने आप को स्थापित कर दूं। इसने मौलाराम को बुलाया विचार विमर्श करने के लिए। मौलाराम को इसने 60 गांव भी दान में दिया। आपको प्रश्न बनता है किस पमार शासक ने मौलाराम को 60 गांव दान में दिए थे, वो कौन था, जयकृत शाह। मौलाराम ने इसको बोला कि जो सिरमौर का शासक है, उस समय सिरमौर का शासक कौन था, जगत प्रकाश, उससे मदद मांगो, क्योंकि गढ़वाल से ना लगातार आक्रमण हुए जा रहे थे। अभी बोला ना कि प्रद्युमन चंद और इसके बीच में लड़ाई चल रही है बिल्कुल ही, तो प्रद्युमन चंद लगातार आक्रमण करे जा रहा है। और फिर इसने क्या करा, मौलाराम के कहने पर इसने जगत प्रकाश को एक पत्र लिखा और उससे मदद मांगी। जगत प्रकाश अपनी सेना लेकर पहुंच गया और होता है फिर कपरौली का युद्ध। ठीक है, देखिए 1785 में कपरौली के युद्ध में प्रद्युमन चंद और पराक्रम शाह, हमने ऊपर देखा ना ये दोनों सगे भाई थे, ये दोनों आपस में मिलकर लड़ेंगे, किसके साथ, जयकृत शाह के साथ। लेकिन उधर से जयकृत शाह की सेना है, जैसी भी है उसकी सेना है, और जगत प्रकाश जो कि सिरमौर का शासक है वो भी उसके साथ मिला हुआ है। वो दोनों आए, दोनों ने प्रद्युमन चंद और पराक्रम शाह को हरा दिया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। 1785 में कपरौली के युद्ध में कौन आया था,
जयकृत शाह और जो जगत प्रकाश थे वो लड़े थे। किसके खिलाफ लड़े थे? प्रद्युमन शाह और पराक्रम शाह के खिलाफ। इस युद्ध में प्रद्युमन शाह और पराक्रम शाह पराजित हो गए और जयकृत शाह को फाइनली अपनी लाइफ में थोड़ी सी खुशी उसको यहाँ पर मिल गई। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर नहीं रही। देखिए 1785 में वो जीता। 1785 में ही हर्षदेव जोशी ने क्या करा, देवलगढ़ और श्रीनगर पर आक्रमण कर दिया और ऐसी तबाही मचाई कि उस कांड को बोला गया जोशियाणी कांड। तो आपको पूछा जाता है प्रश्न कि गढ़वाल में जोशियाणी कांड कब घटित हुआ था? जोशियाणी कांड घटित हुआ था 1785 में, जब हर्षदेव जोशी ने इन दोनों के हारने के बाद हर्षदेव जोशी सेना लेकर आया और उसने देवलगढ़ और श्रीनगर इनको ऐसे बर्बाद कर दिया कि उसको क्या बोला गया? जोशियाणी कांड। इस कांड से, इस आक्रमण से इतना प्रभावित हुआ जयकृत शाह, इतना टूट गया। ऊपर से अंदर से क्या चले जा रहे हैं? अंदर से षड्यंत्र पे षड्यंत्र चले जा रहे हैं। बोला जाता है कि जयकृत शाह का एक मंत्री था धनीराम, ठीक है। तो धनीराम इसका दरबारी में रहता था और उसने भी इसके साथ विश्वासघात कर दिया। सबसे विश्वास अगर जयकृत शाह किस पर करता था तो वो धनीराम पे करता था और बोला जाता है धनीराम ने भी उसका विश्वास तोड़ दिया था। तो फिर आखिर में क्या करा, जयकृत शाह जाता है रघुनाथ मंदिर में जो कि देवप्रयाग में है और बोला जाता है कि वहाँ पर इसने अपना खाना पीना छोड़ दिया था और चौथे दिन इनकी मृत्यु वहाँ पर हो जाती है। कहीं कहीं पर यह भी बोला गया है कि इन्होंने वहाँ पर क्या की थी? आत्महत्या इन्होंने वहाँ जाकर कर ली थी, ठीक है। तो आपको प्रश्न पूछा जाएगा किस पवार शासक की मृत्यु देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में हुई थी? वो कौन था? वो था जयकृत शाह, ठीक है। तो जयकृत शाह फाइनली उसको मुक्ति यहाँ से मिली और बोला जाता है कि जयकृत शाह से मरा तो उसकी 4 रानियाँ, उन्होंने प्रद्युमन चंद को या प्रद्युमन शाह को, पराक्रम शाह को और जो यहाँ के मंदिर थे उन सबको श्राप दिया और वो भी जयकृत शाह के साथ क्षति हो गई थी, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ। अभी हमने पढ़ा ऊपर प्रद्युमन चंद, पराक्रम शाह, इन दोनों के बारे में। अब ये दोनों के दोनों आ जाएंगे गढ़वाल में। अब देखिए जयकृत शाह की मृत्यु के बाद 54वां राजा बनता है प्रद्युमन शाह। अब देखिए प्रद्युमन शाह तो उस समय कुमाऊं का राजा था जब जयकृत शाह की मृत्यु हुई। अब पराक्रम शाह को लगा कि मेरा भाई तो चंद्रवंश में राज कर रहा है, कुमाऊं में, गढ़वाल पे मैं राज करूंगा, लेकिन कहानी हो गई उल्टी, ठीक है। जैसे ही गढ़वाल की गद्दी खाली हुई प्रद्युमन चंद सीधा प्रद्युमन शाह बन गया और गढ़वाल की गद्दी पर बैठ गया। अब इससे और पूरा दोनों राज्यों का एक ही सम्राट घोषित कर दिया गया प्रद्युमन शाह को, यानी कि अलग अलग सम्राट नहीं होंगे, दोनों का एक ही राजा है। कौन? वो है प्रद्युमन शाह। सब इस बात से खुश थे, चाहे गढ़वाल की जनता हो चाहे कुमाऊं की जनता हो, केवल एक को छोड़कर। ये अभी भी अब कोशिशें करेगा अपने भाई के खिलाफ, ठीक है, पराक्रम शाह के खिलाफ। इसीलिए पराक्रम शाह को कुमाऊं या पवार वंश का चरित्रहीन राजकुमार बोला गया है। आपको प्रश्न बनता है किस पवार के राजकुमार को चरित्रहीन राजकुमार बोला जाता है? वो है पराक्रम शाह। अब ये अपने सगे भाई के खिलाफ भी षड्यंत्र रचने शुरू करेगा, ठीक है। गढ़वाल और कुमाऊं दोनों जगह शासन करने वाला पहला शासक कौन था या एकमात्र शासक कौन है? वो है प्रद्युमन शाह, ठीक है। अखंड उत्तराखंड का, अखंड यानी कि बिना बंटवारे का, क्योंकि जब अंग्रेज आ जाएंगे तो आधा गढ़वाल हो जाएगा ब्रिटिश गढ़वाल और फिर टेरी रियासत। तो उससे पहले जो अखंड उत्तराखंड है उसका एकमात्र शासक कौन था? प्रद्युमन शाह, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ। चरित्रहीन राजकुमार है पराक्रम शाह और पराक्रम शाह ने जितने भी षड्यंत्र रचे उन सब का उल्लेख किया है मौला राम ने अपनी जो उनकी रचना है गढ़ गीता संग्राम में, ठीक है। तो गढ़ गीता संग्राम किसकी रचना है? मौला राम की, और उसके अंदर इन्होंने पराक्रम शाह के जितने भी कुकर्म है उनका उल्लेख किया है, ठीक है। अब क्या हुआ, प्रद्युमन शाह जब यहाँ आ गया 1786 में, तो 1786 के बाद जो कुमाऊं का शासन था वो हर्षदेव जोशी को देकर आ गया। लेकिन हर्षदेव जोशी उसको ज़्यादा दिन संभाल नहीं पाया। वहाँ से फिर से मोहनचंद आ जाता है, मोहनचंद उसको हरा देता है और गद्दी पर बैठ जाता है। फिर हर्षदेव जो था वो यहाँ आता है, गढ़वाल में मदद मांगता है पृथ्वीपति जो प्रद्युमन शाह है उनसे। प्रद्युमन शाह देते नहीं है। फिर हर्षदेव जोशी सेना लेकर जाता है और अपने दम पर हरा देता है मोहनचंद को 1788 के टाइम पर बोला जाता है, ठीक है। 1788 में उसने मोहनचंद को हरा दिया और गद्दी पर शिवचंद को बैठा दिया। ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाया वो, महेंद्रचंद आ जाता है उधर से, रामगढ़ का जो वो रहता है ना उसका सेनापति, उसको लेके, ठीक है। वो दोनों आ जाते हैं वहाँ पर और दोनों फिर किसको हरा देते हैं? जो हर्षदेव जोशी था उसको हरा देते हैं, लाल सिंह और महेंद्रचंद। महेंद्रचंद मोहनचंद का बेटा था, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए रामपुर का नवाब था, उसको लेकर आ गए। हम चंद्रवंश में ये कहानी पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस यहाँ पर ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए 1788 में हर्षदेव जोशी ने पुनः जो कुमाऊं था उसकी गद्दी प्राप्त कर ली और शिवचंद को गद्दी पर बैठा दिया। 1788 में ही मोहनचंद का बेटा जो था महेंद्रचंद और उसका चाचा लाल सिंह गुसाई, वो दोनों रामपुर के नवाब के साथ वापस आते हैं और 1788 में हर्षदेव जोशी को यहाँ से भगा देते हैं, ठीक है। वो गढ़वाल आता है, उसको यहाँ से मदद नहीं मिलती, फिर वो जाता है नेपाल।
अब कहानी आएगी गोरखाओं की, ठीक है। तो हर्षदेव जोशी अब पहुंच गया गोरखा नेपाल के पास। नेपाल को उसने 1790 में आक्रमण का न्योता दे दिया। नेपाल वाले आ गए, गोरखा आ गए। 1790 में उन्होंने कुमाऊं भी जीत लिया, ठीक है, कुमाऊं उन्होंने जीत लिया। 1791 में उन्होंने गढ़वाल पर आक्रमण करा, लेकिन लंगूरगढ़ की संधि हो गई, लंगूरगढ़ से वो आगे नहीं बढ़ सके। दो चीज़ें बोली जाती हैं, एक कि जो गढ़वाली सेना थी वो काफ़ी मजबूत थी, उसका सामना नहीं कर पाए गोरखा और उनकी वीरता के कारण उनको पराजित होना पड़ा। दूसरी बात ये बोली जाती है कि वो जीतने ही वाले थे कि तब तक जो चीन था, चीन ने नेपाल के ऊपर आक्रमण कर दिया उधर की साइड, ठीक है। तो नेपाल के जितने भी सैनिक थे, जितने भी गोरखा थे, सबको ऑर्डर आया कि सबके सब कहाँ आ जाओ, वापस नेपाल आओ, क्योंकि चीन ने आक्रमण कर दिया है। तो एक संधि होती है लंगूरगढ़ की संधि, इसको श्रीनगर की संधि भी बोला जाता है। 1791 में ये होती है, ठीक है। किस किस के बीच होती है? प्रद्युमन शाह और गोरखाओं के बीच में। अब देखिए गोरखा तो वापस चले गए, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। 1795 का टाइम था और यहाँ पर पड़ गया भीषण अकाल। कहाँ? गढ़वाल के अंदर। अब यहाँ से थोड़ा गढ़वाल जो श्राप दिया था जयकृत शाह की पत्नियों ने, वो यहाँ पर अब प्ले में आ गया, ठीक है। देखिए 1795 में भीषण अकाल हुआ और उस अकाल को बोला गया 51वीं, ठीक है। 51वीं का संबंध किससे है? यह है अकाल से। किसके काल में पड़ा था? प्रद्युमन शाह के। 51वीं क्यों बोला गया? क्योंकि उस समय जो संवत चल रहा था वो था 1851-1852, ठीक है। अगर आपने प्राचीन भारत वाली मेरी वीडियो देखी होगी पूरी, जिसके अंदर हमने 500 से ज़्यादा क्वेश्चन को देखे, उसमें मैंने आपको बताया कि साल और संवत में कितना अंतर है। अगर आप इसके अंदर 57 जोड़ेंगे, 57 साल का अंतर होता है, तो आपको ये साल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको 51वीं बोला गया। और आज भी गढ़वाल में 52वीं शब्द का मतलब होता है अकाल पड़ना, ठीक है। यह प्राकृतिक दुर्घटना को 52वीं शब्द ही बोला जाता है। अब क्या हुआ इसके बाद? इस भीषण अकाल से गढ़वाल में पूरी तरीके से तबाही मच गई। दूसरी चीज़, एक चीज़ यहाँ पर इसको याद रखना, मौला राम ने एक चित्र बनाया है दंपत्ति का चित्र, उसका संबंध किससे है? वो प्रद्युमन शाह और उसकी रानी से संबंधित है, ठीक है। अब देखिए 1795 में भीषण अकाल पड़ गया, गढ़वाल वाले वैसे ही परेशान हैं। और साथ ही 1803 में आ गया सदी का सबसे खतरनाक भूकंप। ऐसा बोला जाता है कि जो ये भूकंप आया था 1803 में, ये 7 दिन और 7 रात कंटिन्यू आता रहा। और इस भूकंप के बाद ऐसा बोला जाता है कि गढ़वाल की जो जनसंख्या थी, लगभग 25% जनसंख्या ही बची थी, यानी कि लगभग 70 से 75% लोग खत्म हो चुके थे। बिल्कुल कुछ बचा ही नहीं गढ़वाल में, पूरे मकान 20 से 25% मकान ही यहाँ पर बचे हुए थे। और इसी कंडीशन का फ़ायदा उठाया गोरखाओं ने, उन्होंने आक्रमण कर दिया गढ़वाल पे। और फाइनली खुरबड़ा के युद्ध में 14 मई 1804 को प्रद्युमन शाह की मृत्यु वहाँ पर हो जाती है। तो आपको प्रश्न पूछा जाता है प्रद्युमन शाह की मृत्यु कब हुई थी? खुरबड़ा के युद्ध में हुई थी 1804 में, ठीक है, गोरखाओं से लड़ते हुए। अब क्या हुआ? 1804 में गढ़वाल पर गोरखाओं का शासन हो गया। अब यहाँ से क्या चलेगा? अब यहाँ से टिहरी रियासत आएगी, ठीक है। तो देखिए गढ़वाल पर आक्रमण उन्होंने कब्जा कर दिया। अब उसके जो बेटे थे, देखिए पूछा जाता है, देखिए दो बातें यहाँ पर बोला जाता है, प्रद्युमन शाह का बेटा कौन था? प्रद्युमन शाह का बेटा था सुदर्शन शाह। लेकिन एक और चीज़ आपको ये भी पता होगा कि गोरखे अपने साथ एक प्रीतम शाह था, उसको भी लेकर गए थे। कहीं पर बोला गया है वो प्रद्युमन शाह का बेटा था, कहीं पर बोला जाता है कि प्रद्युमन शाह का जो भाई था ना, हमने 4 भाई ऊपर पढ़े थे ना, पराक्रम शाह, जयकृत शाह, प्रीतम शाह और प्रद्युमन शाह, तो उन्हीं में से जो प्रीतम शाह था वो वही था, यानी कि सुदर्शन शाह का चाचा। तो जो भी था उसे गढ़वाल वो अपने साथ ले गए। दूसरा बचा सुदर्शन शाह, ये भागकर कहाँ पहुँच गया था? ये पहुँच गया था भागकर, कभी ये हरिद्वार गया, कभी ये बरेली गया, ठीक है। बरेली चला गया था, फिर ये वहाँ से हरिद्वार आ गया था। बरेली में ही सुदर्शन शाह की जो पहचान होती है वो एक एंग्लो इंडियन रहता है वहाँ पर, कैप्टन हियर्सी, उसके साथ इसकी भेंट होती है। और फिर हियर्सी के थ्रू ही ये क्या करता है, जो भारत का उस समय गवर्नर था, गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग, उसके पास ये मदद मांगता है। कौन? सुदर्शन शाह, ठीक है। सुदर्शन शाह ने मदद मांगी 1814 में, लॉर्ड हेस्टिंग ने हाँ कर दिया कि हाँ भाई हम तेरी मदद करेंगे। और बात ये हुई कि भाई उस समय शायद पैसों की कोई बात नहीं हुई, अंग्रेज सेना आई, क्योंकि वो भी गढ़वाल पे आक्रमण या जो उत्तर इधर का क्षेत्र था उसको पाने की कोशिश कर ही रहे थे, पहले की मौका मिल गया, आए वो गोरखाओं को हरा दिया, संगोली की संधि हो गई, गढ़वाल के 2 हिस्से कर दिए, ब्रिटिश गढ़वाल और टिहरी रियासत। अब हम पढ़ेंगे टिहरी रियासत के बारे में, ठीक है। अब देखिए 55वां राजा गद्दी पर बैठ गया सुदर्शन शाह। 1815 को गद्दी पर बैठा, 1859 तक ये गद्दी पर बैठा रहा। टिहरी रियासत की स्थापना इसने कब करी? 28 दिसंबर 1815 को इसने टिहरी रियासत की स्थापना कर दी थी। आपको पूछा जाता है टिहरी रियासत की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1815। इसीलिए 28 दिसंबर को रेस्टोरेशन डे के रूप में भी मनाया जाता है। कई बार पूछा जाता है कि टिहरी राज्य स्थापना दिवस को किस रूप में मनाया जाता है, तो वो है रेस्टोरेशन डे के रूप में।
टिहरी के राजा के रूप में मान्यता। देखिए सुदर्शन शाह 1815 में गद्दी पर बैठ गया था, लेकिन इसको मान्यता कब दी गई अंग्रेज़ों की तरफ से या कंपनी की तरफ से? ये दी गई 4 मार्च 1820 को। ठीक है, तो 4 मार्च 1820 को ऑफिशियली इसको राजा और इसके पूर्वजों का अधिकार माना गया टिहरी के ऊपर। ठीक है, एक और चीज़, अब यहाँ से देखिए चंद्रवंश तो है नहीं, ठीक है, अगल बगल अब सारे वो भी नहीं है, ना सिरमौर बचा, ना उधर से गोरखे हैं, अब क्या बचा है? अब केवल अंग्रेज़ हैं। अब अंग्रेज़ों के साथ तो ये लड़ाई करेगा नहीं, ठीक है, यानी कि अब युद्ध उतने होंगे नहीं या युद्ध होंगे ही नहीं, क्योंकि अब आक्रमण करने वाला कोई नहीं है। चंद्रवंश खत्म हो गया, गढ़वाल खत्म, जो गोरखे थे वो खत्म हो गए, सिरमौर खत्म हो गया, सब जगह अंग्रेज़ हैं। अब यहाँ से कुछ सुधार शुरू होंगे। ठीक है, अब केवल घटना है कि किसने क्या करा, युद्ध अब नहीं होंगे। ठीक है, तो 1823 में टिहरी का पहला भूमि बंदोबस्त कर दिया सुदर्शन शाह ने। कब किया? 1823 में। ठीक है, पहला भूमि बंदोबस्त किया। उसके बाद अगर बात करें तो टिहरी में कुल 5 भूमि बंदोबस्त होते हैं। दूसरा भूमि बंदोबस्त भवानी शाह करता है 1860 में, तीसरा करता है प्रताप शाह 1873 में, चौथा कीर्ति शाह करता है 1903 के अंदर, और पांचवा और अंतिम करता है नरेंद्र शाह, ठीक है, 1924 में। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए रवाई परगने को टिहरी में कब शामिल किया गया? तो रवाई परगने को टिहरी में 1824 में शामिल कर दिया गया। ठीक है, रवाई परगना काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आगे जाके हमको यहाँ पर रवाई कांड भी करवाना है। ठीक है, अब देखिए 1848 में इसने टिहरी राजभवन का निर्माण कराया, जिसको पुराना दरबार के नाम से बोला जाता है। ठीक है, तो पुराना दरबार का निर्माण किसने कराया? सुदर्शन शाह ने कराया था। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि नया दरबार का गठन किसने किया था या उद्घाटन किसने किया था। ठीक है, नया दरबार का निर्माण किसने कराया था। ठीक है, एक और चीज़, सुदर्शन शाह के राजकवि कौन कौन थे? देखिए हरिदत्त शर्मा और गुमानी पंत। गुमानी पंत आपको पता है 1790 में इनका जन्म होता है और ये सुदर्शन शाह के दरबार में ही रहते थे। कुमाऊं का सबसे प्राचीन कवि इनको बोला जाता है। किसके दरबार में रहते थे? ये सुदर्शन शाह के दरबार में। ठीक है, चित्रकार की बात करें तो चैतू और माणगू ये भी सुदर्शन शाह के दरबार में रहते थे। ठीक है, 1828 में इन्होंने सभासार ग्रंथ की रचना करी। सभासार ग्रंथ जो है ये 7 खंडों में लिखा गया है। ठीक है, 7 खंड कर देना इसको, तो 7 भागों में लिखी गई है सभासार। प्रश्न पूछा जाता है कि सुदर्शन शाह द्वारा सभासार की जो ग्रंथ है, जो इसकी रचना है, कितने खंडों में की गई है? वो है 7 खंडों में, और इसकी भाषा है ब्रज भाषा। किस नाम से इसकी रचना की गई है? सूरत कवि, यानी कि सुदर्शन शाह को सूरत कवि भी बोला जाता है। ठीक है, जौनसार में मौन मेले की शुरुआत किसने कराई थी? देखिए जौनसार के अंदर जो मौन मेला लगता है, कौन सी नदी के तट पर लगता है? ये अलगाड़ नदी के तट पर लगता है, और इसकी शुरुआत भी सुदर्शन शाह ने कराई थी। ठीक है, अगला है 1840 में विल्सन को इसने भूमि जो थी पट्टे पर दे दी थी। देखिए लकड़ियों का ठेका इसने दे दिया था किसको? विल्सन को 1840 में, और केवल किस पे दिया था? 4000 रुपये सालाना। देखिए अंग्रेज़ों ने जो इसका राज्य हड़प लिया था वो इसलिए हड़प लिया था क्योंकि ये पैसा नहीं दे पाया था। पैसा भी देते कहाँ से? ठीक है, क्योंकि इनके पास तो कुछ था ही नहीं, राजकाज तो था ही नहीं, खजाना बिल्कुल खाली था, तो बस उसी के लिए इन्होंने बहुत ही कम कीमत पर अपने राज्य के कुछ भूमि इनको पट्टे पर दे दी। ठीक है, किसको? विल्सन को। फिर ये विल्सन बाद में इतना अमीर यहाँ हो गया कि इस विल्सन ने अपने नाम के सिक्के चलवा दिए। ठीक है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए 1759 में 1859 में क्या हुआ? आपको पता है 1857 में क्रांति होती है। ठीक है, भारत में बहुत बड़ी क्रांति होती है 1857 में, और सुदर्शन शाह ने पूरी तरीके से हाथ पैर आप जितना बोलोगे उसमें हाथ से मदद करता है। किसकी? अंग्रेज़ों की। ठीक है, तो अंग्रेज़ काफ़ी खुश रहते हैं किसके साथ? सुदर्शन शाह के साथ। और अंग्रेज़ सुदर्शन शाह को बिजनौर का इलाका जो था, ठीक है, वो सुदर्शन शाह को वो देना चाहते थे, लेकिन सुदर्शन शाह ने बोला कि मुझे बिजनौर मत दो, मुझे जो मेरा गढ़वाल है, ब्रिटिश गढ़वाल, वो वापस कर दो। ब्रिटिश गढ़वाल और जो देहरादून है वो मुझे वापस कर दो। ये मांग सुदर्शन शाह ने रख दी। शायद अंग्रेज़ इस मांग को मान भी जाते, लेकिन उससे पहले वो मानते 1859 में सुदर्शन शाह की मृत्यु हो गई और वो बात वहीं पर ख़त्म हो गई। ठीक है, अगर इसकी मृत्यु समय नहीं होती तो शायद ब्रिटिश गढ़वाल भी वो सुदर्शन शाह को सौंप देते। ठीक है, ऐसा हो सकता था। अब हुआ क्या? सुदर्शन शाह के मरने के बाद भवानी शाह राजा बनने वाला था, लेकिन उससे पहले जो सुदर्शन शाह की पत्नी थी रानी खनेती, उसने अपने पुत्र जो कि छोटा भाई था भवानी शाह का, शेर शाह को गद्दी पर बैठा दिया। ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा सुदर्शन शाह के तत्काल बाद गद्दी पर कौन बैठा था? वो बैठा था शेर शाह। बाद में हेनरी रैमजे ने यहाँ पर हस्तक्षेप किया और शेर शाह को वहाँ से बाहर किया और गद्दी पर बैठाया भवानी शाह को। ठीक है, तो आपको प्रश्न बनता है अंग्रेज़ों की मदद से गद्दी पर बैठने वाला पंवार शाह कौन था? वो था भवानी शाह, जो अंग्रेज़ों की मदद से। और कौन था अंग्रेज़? हेनरी रैमजे। ठीक है, इसका राज्य अभिषेक 15 अक्टूबर 1859 में इसका राज्याभिषेक होता है। ठीक है,
1861 में रैमजे ने 12 आना बीसी भूमि व्यवस्था लागू की थी। किसके टाइम पे? भवानी शाह के टाइम पे। देखिए भवानी शाह को धार्मिक प्रवृत्ति का राजा बोला गया है, ठीक है। भवानी शाह ने ही देवप्रयाग में संस्कृत हिंदी पाठशाला खोली थी 1862 में ही, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और अभी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 1860 में इसने भूमि जो बंदोबस्त था वो भी किया था, टेरी गढ़वाल का दूसरा भूमि बंदोबस्त, ठीक है। तो भवानी शाह से ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो यही है कि कौन सा शासक अंग्रेजों की सहायता से गद्दी पर बैठा था? वो था भवानी शाह, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, 57वां राजा आया प्रताप शाह। प्रताप शाह का जो शासनकाल है वो 1871 से लेकर 1886 तक है। और प्रताप शाह ने कई सारी स्थापनाएं गढ़वाल के अंदर कराई, ठीक है, टिहरी के अंदर। क्या क्या कराया? सबसे पहले देखिए पूछा जाता है प्रताप शाह का जो राज्याभिषेक हुआ था किस नदी के तट पर हुआ था? तो भेलंगना नदी के तट पर इसका राज्याभिषेक किया गया। टिहरी में प्रताप प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने कराई? प्रताप शाह ने कराई थी, ठीक है। टिहरी के अंदर प्रताप प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने कराई? प्रताप शाह ने, ठीक है। प्रथम अंग्रेजी स्कूल किसने खोला था टिहरी के अंदर? वो भी प्रताप शाह ने खोला था 1883 में, ठीक है। प्रताप जूनियर हाई स्कूल किसने खोला था? देखिए प्रताप जूनियर हाई स्कूल जो है इसको भी खुलवाया था किसने? ये की स्थापना भी किसने की थी? प्रताप शाह ने। बाद में हम आगे पढ़ेंगे कि जूनियर हाई स्कूल को हाई स्कूल में कौन बदल देता है? जो कीर्ति शाह आता है, ठीक है। और फिर उसको इंटर कॉलेज में बदल देता है नरेंद्र शाह, वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रताप जूनियर हाई स्कूल की स्थापना भी किसने कर दी? प्रताप शाह ने। टिहरी के अंदर जो पहला पुलिस विभाग था उसकी स्थापना भी किसने कर दी? प्रताप शाह ने। टिहरी में खैण, पाला और बिशाह प्रथा का अंत कर दिया था किसने? कीर्ति जो ये प्रताप शाह था इसने, ठीक है। ये सारी प्रथाएं थी, काफ़ी कुप्रथाएं थी ये, जिसमें राजा के पास पाला में जिसमें राजा के पास दूध दही लेके जाना पड़ता था, ठीक है। तो ये सभी जो ऐसी प्रथाएं थी इनको समाप्त करा दिया था किसने? प्रताप शाह ने, ठीक है। जैसे जो खैण है, जो खैण प्रथा है ये बेगार से संबंधित थी, ठीक है। जो बिशाह प्रथा थी ये अन्न से संबंधित थी। ऐसी सारी प्रथाएं थी, इनको खत्म करा दिया था प्रताप शाह ने, ठीक है। अगला है टिहरी मसूरी और टिहरी श्रीनगर की मोटर मार्ग की किसने बनवाया था? तो टिहरी श्रीनगर, टिहरी और मसूरी, ये जो मोटर मार्ग था ये इसकी जो निर्माण कराया था वो भी प्रताप शाह ने कराया था, ठीक है फ्रेंड्स। एक और चीज़ आगे देखिए, टिहरी में पहला खैराती दवाखाना किसने खोला था? टिहरी में पहला खैराती दवाखाना भी प्रताप शाह ने खोला था, ठीक है। टिहरी में जो टैक्स वसूल करता था तो टैक्स वसूली के लिए इसने पूरी टिहरी को 22 पट्टियों में विभाजित कर दिया था, ठीक है। तो आपको पूछा जाएगा पवार शासक प्रताप शाह के काल में टिहरी कितनी पट्टियों में विभाजित थी? तो कितनी पट्टियों में विभाजित थी? 22 पट्टियों में, ठीक है। मजदूरों से संबंधित आपने पढ़ा होगा, ढांढक विद्रोह किससे संबंधित था? मजदूरों से संबंधित था। और ये विद्रोह भी प्रताप शाह के टाइम पर ही होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला है इसके पुत्र थे कौन कौन? देखिए कीर्ति शाह, विचित्र शाह और सुरेंद्र शाह, इसके 3 पुत्र हैं जिसमें सबसे बड़ा पुत्र था कीर्ति शाह। और कीर्ति शाह ही अब राजा बनेगा, ठीक है। 58वां राजा पवार वंश का कौन बनेगा? कीर्ति शाह। अब देखिए कीर्ति शाह की जो माता थी कौन थी? माता गुलेरिया। माता गुलेरिया ये किसकी पत्नी है? अगर आपको पूछा जाए तो आप बता सकते हैं प्रताप शाह की ये पत्नी है, क्योंकि प्रताप शाह का पुत्र है कीर्ति शाह, ठीक है। जो कीर्ति शाह थे इनकी शिक्षा होती है मेयो कॉलेज अजमेर के अंदर, ठीक है। शिक्षा कहाँ से प्राप्त करते हैं? ये मेयो कॉलेज से। तारादत्त गैरोला इनके सलाहकार थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो तारादत्त गैरोला किसके दरबार में रहते थे? ये किसके सलाहकार थे? आगे जाके काफ़ी रोल इनका महत्वपूर्ण हो जाता है भारत के स्वतंत्रता सेनानी में भी। वो कौन थे? कीर्ति शाह के दरबार में रहते थे। कई बार हो सकता है फ्रेंड्स कि तारादत्त गैरोला की जगह पर हरिकृष्ण रतूड़ी हो, ठीक है। आप इसको एक बार चेक कर लेना। मुझे लग नहीं रहा कि तारादत्त गैरोला इसके दरबार में रहते होंगे, लेकिन हो सकता है क्योंकि समकालीन है दोनों। हरिकृष्ण रतूड़ी तो इनके प्रधानमंत्री तो थे, ठीक है, इनके थे और नरेंद्र शाह के भी थे। अब देखिए कीर्ति शाह की जो शादी होती है नेपाल के राजा जंग बहादुर की पुत्री से इनकी विवाह हो जाता है। कहीं पर बोला गया है जंग बहादुर की वो पुत्री थी, कहीं पर उनको पोती बताया गया है जंग बहादुर के, ठीक है। कीर्ति शाह के ही टाइम पे प्रताप हाई स्कूल की स्थापना, देखिए प्रताप जूनियर हाई स्कूल किसने बनाया था? वो बनाया था प्रताप शाह ने। उस जूनियर हाई स्कूल को हाई स्कूल में कन्वर्ट कर दिया था कीर्ति शाह ने 1891 में, ठीक है। 1893 में फिर कीर्ति शाह ने टिहरी गढ़वाल का तीसरा भूमि बंदोबस्त कराया था, ठीक है। 1903 में, ठीक है, 1903 में चौथा भूमि बंदोबस्त किसने कराया? कीर्ति शाह ने, ठीक है फ्रेंड्स। कीर्ति शाह के ही टाइम पर स्वामी रामतीर्थ टिहरी आते हैं 1902 में, और राजा ने उन्हें सर्वधर्म जो सम्मेलन चल रहा था उस समय जापान में, वहां इनको भेजा था, ठीक है। तो स्वामी रामतीर्थ कब आए थे? 1902 में। किसके शासनकाल में आए थे?
कीर्ति शाह के, और कीर्ति शाह ने उनको जापान भेजा था। ठीक है, कीर्ति शाह ने स्वामी रामतीर्थ के लिए एक भवन बनाया था, कोठी बनाई थी, जिसका नाम बना गोल कोठी। ठीक है, स्वामी रामतीर्थ की जल समाधि उन्होंने कब ली थी? तो 1906 में भिलंगना नदी पे इन्होंने जल समाधि ले ली थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए इनका जो नाम है, जो टिहरी डैम बना है, उसका जो जलाशय है उसका नाम क्या रखा गया है? स्वामी रामतीर्थ सागर उसको बोला जाता है। ठीक है, उसका दूसरा नाम क्या है वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक और चीज़, 1892 में जो दरबार था, वायसराय का दरबार, उसके अंदर लॉर्ड लैंसडाउन जो उस समय भारत के वायसराय थे, इन्होंने तारीफ करी किसकी? कीर्ति शाह की। और जो दूसरे राजा थे भारत के, उनको कहा कि आप सभी को अपना आदर्श बनाना चाहिए कीर्ति शाह को। ठीक है, यानी कि कीर्ति शाह कैसा राजा था? एक काफ़ी सक्षम राजा था। अगला है, टिहरी में बिजली कौन लेके आया? तो टिहरी में सबसे प्रथम बिजली कौन लेके आया था? वो था कीर्ति शाह। ठीक है, हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया? तो हिंदी टाइप, देखिए ये सारे प्रश्न आपको वन लाइनर के उसमें आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, वन लाइनर की फॉर्म में डायरेक्टली पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें आपको कोई दूसरी लॉजिक समझने की बात नहीं है। हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार बोला जाता है कीर्ति शाह ने किया था, लेकिन बाद में इन्होंने जो कॉपीराइट था, जो पेटेंट था, वो किसी कंपनी को बेच दिया था, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, कीर्ति नगर की स्थापना इन्होंने कराई 1894 में। हाँ, प्रताप शाह से हमने एक चीज़ नहीं पढ़ी शायद, कि प्रताप शाह ने प्रताप नगर की स्थापना भी कराई थी। ठीक है, हाँ यहाँ पर ये पॉइंट रह गया था। ठीक है, तो प्रताप नगर की स्थापना प्रताप शाह ने कराई थी 1877 में। पुराना नाम क्या था प्रताप नगर का? ढांगधार इसका पुराना नाम था। और कौन सी नदी के तट पर है? जलकुर नदी पर। और प्रताप शाह पहला पंवार शासक था जिसने अपने नाम पर राजधानी का निर्माण कराया था। क्योंकि देखिए आपको पता है, कीर्ति शाह ने भी अपने नाम पर राजधानी बनाई और नरेंद्र शाह ने भी अपने नाम पर राजधानी बनाई, लेकिन तीनों में पहला कौन था? वो था प्रताप शाह। ठीक है, कीर्ति नगर की स्थापना इसने करी 1894 में। टिहरी में किसान कल्याण बैंक की स्थापना कराई। टिहरी के अंदर वैधशाला का निर्माण कराया किसने? कीर्ति शाह ने। अब बात क्या चली, 1897 में ये बात चली कि जो इंग्लैंड की महारानी है एलिजाबेथ, वो भारत आने वाली है, और महारानी के ही इंतजार में या महारानी के आने की खुशी में कीर्ति शाह ने टिहरी के अंदर टिहरी घंटाघर का निर्माण कराया 1897 में। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखते हैं। टिहरी में पहले मदरसे की स्थापना भी कीर्ति शाह ने करवाई। टिहरी के अंदर PWD विभाग की स्थापना भी कीर्ति शाह ने कराई। 1898 में इनको कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि भी दी गई, किसकी तरफ से? अंग्रेज़ों की तरफ से 1898 में। 1900 में ये इंग्लैंड गए, वहाँ इनको 11 तोपों की सलामी दी गई। प्रश्न बनता है, किस पंवार शासक को इंग्लैंड में 11 तोपों की सलामी दी गई थी? वो कौन था? वो था कीर्ति शाह। इनको 1901 में नाइट कमांडर की उपाधि इनको दी गई थी, और इन्हीं को अंग्रेज़ों ने क्या करा था कि परमानेंट लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया था गढ़वाली फौज का। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। हिबेट संस्कृत पाठशाला की भी स्थापना इन्होंने कराई 1909 में। टिहरी में महिला अस्पताल जच्चा बच्चा केंद्र की स्थापना भी कीर्ति शाह ने करवाई। कन्या विक्रय के विरुद्ध इन्होंने कानून बनाया। बड़ा बेगार प्रथा को भी इन्होंने समाप्त कराया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्या है? इंपीरियल सफरमैन नामक सेना किसने बनाई थी? तो इंपीरियल सफरमैन नामक सेना का गठन भी कीर्ति शाह ने कराया था। ठीक है, कैंपबेल बोर्डिंग हाउस की स्थापना 1907 में भी इन्होंने ही कराई थी। तो कैंपबेल बोर्डिंग हाउस की स्थापना कीर्ति शाह ने कब करी? 1907 में। और 1907 में ही कैंपबेल जो था उसने बोला कि कीर्ति शाह जैसा शासक मैंने पूरे भारत में कहीं भी नहीं देखा है। ठीक है, तो इसके बारे में किसने बोला था? ये कैंपबेल ने। ठीक है, भक्त दर्शन ने कीर्ति शाह को राजश्री कहा है। इन्हें पंवार वंश का महर्षि भी बोला जाता है। ठीक है, तो राजश्री और महर्षि दोनों किसके नाम है? कीर्ति शाह के। ठीक है, नवरात्रों में झोटा मारने की प्रथा किसने समाप्त कराई थी? वो भी कीर्ति शाह ने समाप्त कराई थी, और इनकी तुलना अकबर से की जाती है। देखिए, गढ़वाल का अकबर बोला भले ही फतेह शाह को जाता है क्योंकि उसके दरबार में नवरत्न रहते थे, लेकिन इनकी भी तुलना की जाती है अकबर के साथ। एक और चीज़ फ्रेंड्स, हमने पढ़ा कीर्ति शाह की जो संरक्षिका थी वो कौन थी? वो माता गुलेरिया थी। लेकिन इनके संरक्षक विक्रम शाह भी थे। इनके चाचा जो थे विक्रम शाह, उनको भी इनका संरक्षक बनाया गया था, लेकिन फिर प्रजा काफ़ी असंतुष्ट हो गई थी और फिर माता गुलेरिया को इनका संरक्षक बनना पड़ा था। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं टिहरी के 59वें राजा नरेंद्र शाह की। नरेंद्र शाह 1913 में गद्दी पर बैठे, 1946 तक ये गद्दी पर रहे। देखिए 1913 में जब ये गद्दी पर बैठे तो ये अल्पायु में थे, तो इनकी संरक्षिका बनाई गई राजमाता नेपालिया। क्योंकि आपको पता है ना, कीर्ति शाह का विवाह जो जंग बहादुर थे नेपाल के राजा, उनकी बेटी से हुआ, तो नेपाल की वहाँ से आई है, तो नेपालिया इसका नाम है। ठीक है, ना से नरेंद्र ना से नेपालिया याद रख सकते हैं संरक्षिका। नरेंद्र शाह अगर वास्तविक रूप से गद्दी पर बैठने की हम बात करें तो नरेंद्र शाह वास्तविक रूप से 1919 में गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, यानी कि सत्ता उन्होंने 1919 में अपने हाथों में ली थी। ठीक है,
ये आपको ध्यान में रखना है। टिहरी में पहली जनगणना किसने करवाई थी? नरेंद्र शाह ने कराई थी 1921 में। ठीक है, टिहरी में अंतिम भूमि बंदोबस्त किसने कराया था? तो टिहरी का अंतिम भूमि बंदोबस्त जो कि 5वां भूमि बंदोबस्त था वो नरेंद्र शाह ने ही करवाया था। ठीक है, राजधानी नरेंद्र नगर की स्थापना कराई इन्होंने। ठीक है, और 1925 में नरेंद्र नगर को अपनी राजधानी इन्होंने बनाया था। ठीक है, देखिए अगर पूछा जाएगा कि जो नरेंद्र नगर है उसके बनाने का निर्माण कब शुरू हुआ था, तो निर्माण इसका 1921 में शुरू होता है और 1925 में ये बनकर तैयार होता है और तब इसको अपनी राजधानी बनाते हैं नरेंद्र शाह। प्रताप इंटरमीडिएट कॉलेज की स्थापना, देखिए प्रताप जूनियर हाई स्कूल मैंने आपको पहले भी बताया किसने स्थापित किया? प्रताप शाह ने। प्रताप जूनियर हाई स्कूल को प्रताप हाई स्कूल बनाया कीर्ति शाह ने, और प्रताप हाई स्कूल को प्रताप इंटरमीडिएट कॉलेज बनाया किसने? नरेंद्र शाह ने। नरेंद्र शाह के ही शासनकाल में 30 मई 1930 को तिलाड़ी कांड होता है। तिलाड़ी कहाँ है? तिलाड़ी का मैदान जो है ये उत्तरकाशी यमुना नदी के तट पर स्थित है वर्तमान में। ठीक है, कौन था इससे संबंधित? चक्रधर जुयाल ने यहाँ पर जो लोग थे तिलाड़ी कांड में उनके ऊपर गोलियां चलवा दी थी। उत्तराखंड का जलियांवाला बाग भी इसको बोला जाता है और इसीलिए चक्रधर जुयाल को उत्तराखंड का जनरल डायर भी बोला जाता है। लेकिन एक विशेष बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है कि 30 मई 1930 को जिस दिन तिलाड़ी कांड हुआ उस वक्त नरेंद्र शाह कहाँ थे? ये उस समय इंग्लैंड यात्रा पर गए हुए थे। ठीक है, तो इनकी उपस्थिति में ये कांड नहीं हुआ था। ठीक है, अगला टिहरी हाईकोर्ट की स्थापना इन्होंने कराई 1938 में। टिहरी प्रजामंडल की स्थापना इन्हीं के शासनकाल में हुई 23 जनवरी 1939 को देहरादून के अंदर। ठीक है, एक और चीज़ देखिए, तो हमने पढ़ा कि जो तिलाड़ी कांड हुआ वो नरेंद्र शाह के काल में हुआ। श्रीदेव सुमन की जो 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद जिनकी मृत्यु होती है, जो शहीद हो जाते हैं, वो भी नरेंद्र शाह के टाइम पर होते हैं। लेकिन उस वक्त भी नरेंद्र शाह गढ़वाल में या टिहरी में नहीं होते हैं, उस वक्त वो मुंबई में होते हैं। कहाँ पर? मुंबई में। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो दोनों काले काम हुए थे, जो काले कांड हुए थे उत्तराखंड या टिहरी के अंदर, उस समय दोनों ही में टिहरी जो नरेश थे ये नरेंद्र शाह, इनका कोई भी हाथ नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए क्या हुआ, टिहरी के अंदर हाईकोर्ट की स्थापना करा दी। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना भी हो गई 23 जनवरी 1939 को। जब हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे हुआ, कौन कौन था इसमें, क्या क्या हुआ। ठीक है, सब कुछ, पहला अधिवेशन, आखिरी अधिवेशन देहरादून में हो गए नरेंद्र शाह के टाइम पर। टिहरी में कन्या पाठशाला की स्थापना भी करा दी नरेंद्र शाह ने। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को 1 लाख रुपए दान में दिए। क्यों दिए? कीर्ति शाह की स्मृति में। आपको पूछा जाएगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को 1 लाख रुपए दान में किसने दिए थे? नरेंद्र शाह ने दिए थे, कीर्ति शाह के स्मृति में दिए थे। ठीक है, 1933 में। टिहरी में डोरी पैमाइश भू व्यवस्था की शुरुआत किसने कराई थी? ये शुरुआत भी कराई थी नरेंद्र शाह ने। ठीक है, और जूली पैमाइश किसने कराई थी? इसकी शुरुआत प्रताप शाह ने इसकी शुरुआत कराई थी। ये आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। अब देखिए क्या हुआ, और 1946 में नरेंद्र शाह जो थे ये गद्दी से हटे और इनकी जगह शासक बने कौन? मानवेंद्र शाह। मानवेंद्र शाह गद्दी पर बैठे 1946 में और 1949 तक रहे, क्योंकि आपको पता है 1949 में टिहरी का भारत में विलय हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, इनकी माता का नाम था इंदुमती। अंतिम परमार शासक है। इनका राज्याभिषेक आपको याद रखना है, इनका राज्याभिषेक और इनकी मृत्यु दोनों आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, देखिए परमार शासक जो अंतिम है वो है मानवेंद्र शाह। 5 अक्टूबर 1946 को इनका राज्य अभिषेक किया गया। इन्हीं के टाइम पर शकलाना विद्रोह हुआ और इन्हीं के टाइम पर कीर्तिनगर विद्रोह भी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कीर्तिनगर विद्रोह जो 1948 में हुआ, इसी के अंदर जो 2 आंदोलनकारी थे भोलूराम और नागेंद्र सकलानी, वो इसी विद्रोह में शहीद होते हैं। आपको याद रखना है, सकलानी यहाँ शहीद नहीं होते हैं, नागेंद्र सकलानी यहाँ शहीद होते हैं। ठीक है, साथ ही टिहरी में शांति रक्षा अधिनियम आया 1948 में। ठीक है, उसके बाद टिहरी में प्रजामंडल का जो गठन था मंत्रिमंडल का, उसका गठन यहाँ पर हो जाता है। वो सब हम टॉपिक वाइज में पढ़ेंगे, केवल आपको याद रखना है मानवेंद्र शाह के टाइम पे क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो 1948 में टिहरी में शांति रक्षा अधिनियम बन गया। 1 अगस्त 1949 को टिहरी संयुक्त प्रांत का 50वां जिला बन गया। आपको पूछा जाएगा संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश, तो यूपी का कौन सा जिला बनाया गया था टिहरी को? तो टिहरी जो था यूपी का 50वां जिला था। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर यहाँ से चुनाव जब हुए 1952 में, तो यहाँ से चुनाव जीतने वाली प्रथम महिला या उत्तराखंड की प्रथम महिला सांसद कौन बनी? कमलेंदुमती शाह बनी। ठीक है, मानवेंद्र शाह की पत्नी थी वो, जिनको 1958 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और मानवेंद्र शाह की मृत्यु हो जाती है 5 जनवरी 2007 को। ठीक है, तो 5 जनवरी 2007 को मानवेंद्र शाह की मृत्यु हो जाती है। आपको ये वाली डेट और ये वाली डेट दोनों डेटें याद रखनी है। और इन्हीं की मृत्यु के साथ फाइनली खत्म हो जाता है पंवार वंश। ये पंवार वंश के अंतिमवें राजा थे, 60वें राजा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने पढ़ा पूरा पंवार वंश इस वीडियो के अंदर। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आपको इसके अंदर से मिले होंगे। ठीक है फ्रेंड्स,
वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और बहुत जल्दी मैं कोशिश करूँगा ऐसे ही आपके लिए और दूसरी वीडियोस लाने का। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस आपसे सपोर्ट की उम्मीद है। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।